हेलो एवरीवन। सो द प्रीलिम्स 2026 बिल्कुल नज़दीक है, 24 मई को है और आज हम लोग 20th मई पे इसकी बात कर रहे हैं। ओके, 2026 का प्रीलिम्स बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ओके, बट आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आई अंडरस्टैंड अभी आप बहुत पैनिक कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये पढ़ लिया, वो नहीं पढ़ा, ये छूट गया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कुछ मैटर नहीं करेगा, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। नाउ ऑल दैट मैटर्स इज कि आप कितना काम रहते हैं, वही बस मैटर करता है कि आप कितने शांत रहते हैं। ओके, एंड पेपर को आप कितने कामली डील करते हैं। नाउ द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड योर सिलेक्शन इन द प्रीलिम्स 2026 इज द पैनिक, इज द पैनिक थिंग। पैनिक नहीं करना है, जितना हो सके उस चीज पे कंट्रोल करना है, काम रहना है लास्ट के दिनों में। ओके, आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, लास्ट का 4 दिन है, अभी भी आपको रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है। 23rd के नाइट तक आपको प्रीलिम्स का रिवीजन करते रहना है। आप जब 24th की सुबह उठेंगे, 23rd के आपको आप जल्दी सोएंगे। हम लोग डी डे पे बात करेंगे। ओके, सो डी डे की कुछ टिप्स पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला ये है कि आपको 23rd के नाइट को 8 बजे 9 बजे तक सो जाना है। ओके, ट्राई करना है सोने का। आई अंडरस्टैंड कि सबको नींद उतनी जल्दी नहीं आती है, बट आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट आंख बंद करके सोने की कोशिश करनी है। 24th की सुबह जब आप उठेंगे आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। ओके, आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। एंड माइंड यू, प्लीज अंडरस्टैंड, आपसे कम नॉलेज पे लोग इस बार प्रीलिम्स 2026 लेकर के जाएंगे, एंड सो कैन यू। आप भी लेकर के जा सकते हैं प्रीलिम्स 2026। एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स आउट ऑफ ब्लू। ओके, मैंने जब भी प्रीलिम्स को क्लियर किया है वो हमेशा जनरल कैटेगरी से ऑलमोस्ट 20 नंबर ऊपर से क्लियर किया है इस एग्जाम को, 15 से 20 नंबर हमेशा। एंड सिलेक्शन तभी चालू होता है जब आप पैनिक करना बंद करते हैं, जब आप काम रहते हैं। ओके, आप रात में थोड़ा आराम से सोएंगे, आप सुबह उठेंगे, ये नहीं कि लास्ट में एटलस पढ़ना है एंड ऑल। ये हो, गिव योर ब्रेन, उसको अपनी ग्लूकोज की ज़रूरत होगी उस 2 घंटे में। एंड देन फिर इतनी गर्मी में उसके बाद आपको 2 घंटे और चाहिए सी सेट के लिए। कंप्लीट रेस्ट दीजिए आप अपने ब्रेन को। ओके, ताकि वो उतना ग्लूकोज को उस दिन स्टोर करके रखें और वो यूटिलाइज हो सके सही चीज़ों में। नाउ इट इज़ नॉट द टाइम कि आप नया पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं आप उसको रिवाइज करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नॉट द टाइम कि आपको लगे कि हाँ हो गया, अब जितना रिवीजन होना है या कुछ भी होना है, लास्ट 4 days इट इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है, आप बहुत कुछ पलट सकते हो लास्ट के 4 दिन में भी। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। आप यहाँ तक पहुँचे हो। लाइक आई अंडरस्टैंड लास्ट के 4 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ कैसे गए होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना लगा कि आपको कितने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, वट एवर बी द टाइम पीरियड। जिसने जितना दिया है उतना ही इनफ है, जिसने जितना दिया है उतना इनफ है। आई एम टेलिंग यू विथ ऑल द कन्विक्शन, ऑल द कन्विक्शन। ठीक है, कि जिसने जितना दिया है उतने से उसका हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप कामली चीज़ों को हैंडल करते हैं। ओके, सो ये चीज़ है। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज कि आप यहाँ तक पहुँचे। पहले बहुत लोग 1 महीने पहले छोड़ चुके हैं। सिंस आई एम अ टीचर आई अंडरस्टैंड, मेरी जब बात होती है बच्चों से तो आई अंडरस्टैंड कि वो एक रिट्रीव करने के मोड में चले गए। ओके सॉरी, रिट्रैक्ट करने के मोड में चले गए कि अब नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे एंड ऑल। सी वेन एवर इट इज़ दी साइकोलॉजी, जब भी ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको आ रहा होता है तो वो हमेशा रिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पीछे जाने की कोशिश करता है, ताकि वो एक सेफ जोन को क्रिएट कर सके। दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू विल प्ले सेफ। ओके, आप अग्रेसिव मोड पे होंगे, आप अच्छे से करेंगे, यू विल बी अग्रेसिव बट यू विल डू इट वेरी कामली। ओके, सो फर्स्ट, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। ओके, कि आप यहाँ तक पहुँचे। आप उन बच्चों की तरह नहीं है जिन्होंने छोड़ दिया चीज़ों को। एंड आई रिमेंबर दैट 4 लाइन्स ऑफ दिनकर जी, और राष्ट्र कवि जो है हमारे नामधारी सिंह दिनकर, वो उनकी एक कविता है, उनकी 4 लाइन है कि वो भी कितने, इट वॉज समथिंग लाइक के युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो आपने ना तो प्रण को तोड़ा है, दैट इज आपने अपना प्रॉमिस नहीं ब्रेक किया जो खुद से कर रखा है, अपने पेरेंट्स से कर रखा है, ना ही आपने मैदान को छोड़ा है। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग एंड यू विल कीप डूइंग इट टिल द 23rd ऑफ नाइट। ठीक है, आप उस दिन तक करते रहेंगे। एंड बिलीव मी, 24th को आप कूल होकर के आप पेपर दीजिए, यू विल क्लियर। आपसे कम नॉलेज वाले भी पेपर क्लियर करेंगे, आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले भी पेपर क्लियर करेंगे, एंड आप भी करोगे। ओके, सो ये चीज़ है। ओके, एंड अगर हम लोग कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। ओके, सो यस, ओके,
सो यू हैव रेड इनफ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपने बहुत पढ़ रखा है, ऑलरेडी बहुत पढ़ रखा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपने पढ़ाई कम की है। ओके, जितना पढ़ रखा है उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, ओके, एक बात तो ये है। ओके, सो यस, तो एक बात तो ये है कि यू हैव रेड इनफ ऑलरेडी। ठीक है, यस, ओके, जितना आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, दैट इज इनफ। ओके, सेकेंड थिंग, जैसा मैंने बोला कि ओनली थिंग नाउ दैट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड क्लियरिंग द प्रीलिम्स 2026 इज द थिंग ऑफ पैनिक, इज द स्टेट ऑफ पैनिक। प्लीज डोंट गो इनटू इट। मुझे पता है बहुत पैनिक हो रहा होगा, जितना काम कर सकते हो उतना काम रहेंगे। ट्राई टू बी इन अ गुड सर्कल, बहुत ही अच्छे सर्कल में रहिए जहाँ पे कुछ हंसी की भी बातें हों, अपार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स में क्या चल रहा, मैंने ये कवर किया नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें, जस्ट फॉर दैट लिटिल लाफ्टर। ओके, एंड बैठ भी नहीं जाना कि चाय की दुकान पे फिर बैठ गए हैं बिल्कुल एकदम ओवरएंड में, वो भी नहीं करना है। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं आपको प्रीलिम्स का एटलीस्ट बता रहा हूँ ये चीज़ के प्रीलिम्स इज ओनली 50% अबाउट नॉलेज। एंड मैं कुछ भी ये चीज़ आपको बना करके आपको मोटिवेट, फेक मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। ओके, हम लोग इसीलिए 2025 के प्रीलिम्स के पेपर को बहुत ही ना जल्दी में करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी हम लोग आंसर्स पे नहीं जाएंगे कि आंसर्स क्या, आई ओनली डील विथ कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था बट स्टिल इट वाज डुएबल, एंड कुछ क्वेश्चन देख के डुएबल लग रहा था बट स्टिल आपको उसको छोड़ना चाहिए था। ओके, इफ यू आर समवन हु हैव ऑलरेडी गिवन द 2025 का प्रीलिम्स, तो एंड जो नहीं भी दिए हैं उनको इस पेपर से यही चीज़ पता चलेगा। हम लोग बिल्कुल भी आंसर डिस्कशन पे नहीं आएंगे, दिस इज नॉट द टाइम कि हम लोग नॉलेज की चीज़ों पे जाएं। ओके, वो आप रिवाइज करो, वो आपका काम है एंड आपको वो करना भी है, अच्छे से करना है लास्ट के 4 दिन में। ओके, सो आई एम टेलिंग यू प्रीलिम्स इज ओनली 50% अबाउट नॉलेज, नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद आपको रेपिटेशन एलिमिनेशन है। ओके, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट, एंड स्टिल आपको 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ रहा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में, 100 में से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको डायरेक्टली आ ही नहीं रहा होगा। आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करोगे 80 to 85, एंड आई एम टेलिंग यू व्हेन आई एम सेइंग दिस 80 to 85 तो अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, इससे कम नहीं करना है। इफ एट ऑल योर एक्यूरेसी इज वेरी गुड तो आप चीज़ों में कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है, बट एक एवरेज बात ये की जाती है कि येस इन एनी सिनेरियो आपको 80 to 85 अटेम्प्ट जो है करना ही चाहिए। नाउ यू आर द बेस्ट कैंडिडेट एंड स्टिल यू विल अंडरस्टैंड जब आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा होगा, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, कट ऑफ ही 80-85 जा रहा है। ठीक है, कट ऑफ 80 to 90 के बीच में जा रहा है। अगर आपको 40 डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है तो आप सोचो कि कितना ह्यूज मार्जिन है, आपको 40 भी नहीं आ रहा होगा बट आपको अटेम्प्ट करना है कितना, 80 to 85 अटेम्प्ट करना है, एंड दिस यू विल डू। ओके, ये आप करेंगे थ्रू व्हाट, थ्रू एलिमिनेशन। देयरफॉर आई एम टेलिंग यू दिस इज ओनली 50% अबाउट द नॉलेज, बाद बाकी आप एलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे। ओके, आप अपने पैसिव नॉलेज से करेंगे जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द नॉलेज और उससे ज़्यादा भी जो होता है ना आपके ब्रेन में, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में होता है, आपको बस अप्लाई करना। हम लोग आज लाइव करके देखेंगे इस चीज़ को। ओके, कि कैसे यूपीएससी हर साल जो है एकदम प्रीलिम्स इजीली डुएबल है, वो चीज़ है। ओके, सो वो चीज़ है। लास्ट के दिनों में 4 दिन बचा हुआ, आई एम टेलिंग यू ये 4 दिन हल्के में नहीं लेना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज करेंगे। आज 20th है, 21 होगा, 22, 23, 20 और 24 को आपका एग्जाम है। ओके, 23 के नाइट 8 से 10 बजे के आसपास में आप छोड़ देंगे। आई अंडरस्टैंड, मैं आपको बोलूँ कि शाम के 6 बजे छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे पढ़ना, क्योंकि लोग पढ़ते रहते हैं रात के 12 बजे तक, एंड सुबह कहते हैं कि नींद आई नहीं अच्छे से। ठीक है, दिमाग बिल्कुल फ्री नहीं लग रहा है। इफ़ एट ऑल सुबह आपको लगे कि बिल्कुल माइंड फ्रेश नहीं है, टेक अ गुड ब्लैक कॉफ़ी और कुछ आप लो। ठीक है, वट एवर सूट यू। ओके, जैसे मेरे लिए ऐसा है कि मुझे ग्रीन टी बहुत लाइट करता है चीज़ों को, मुझे लगता है कि वो मेरे ब्रेन को थोड़ा खोलता है। ओके, सो वट एवर वर्क्स फॉर यू। ओके, सो वो कीजिए। उससे पहले 23rd की नाइट में आप 8 बजे 9 बजे तक किताब छोड़ देंगे। ओके, 24th की सुबह उठ के प्लीज़ नहीं पढ़ना है। ओके, लास्ट के दिनों में 3R की स्ट्रैटेजी, इट इज़ नॉट वो जो हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, दिस इज़ अबाउट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, बस यही करना है। ओके, कुछ और चीज़ें, देर इज स्कॉचिंग हीट आउटसाइड। ठीक है, बिल्कुल पूरा इंडिया जल रहा है। ठीक है, एंड उस कारण आपको जो है हाइड्रेटेड अच्छे से रहना है। द मोमेंट यू आर नॉट हाइड्रेटेड योर बॉडी विल बिकम वीक, वो वैसा हो जाएगा, बिल्कुल वीकनेस आने लग जाएगा, ब्रेन काम नहीं करेगा अच्छे से। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। अगर आपको मन करे आप बिल्कुल
अपनी ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप हल्का सा ग्लूकोज या फिर कुछ मोर इम्पॉर्टेंटली, या तो आप थोड़ा सा ग्लूकोज एंड थोड़ा ORS आप मिला करके लेकर के जा सकते हो। टेक जस्ट लिटिल सिप, ठीक है। जब भी आपको लगे कि काम नहीं कर रही चीज़ें, ओके, दिमाग काम नहीं कर रहा, टेक जस्ट लिटिल सिप, बिकॉज देन इफ़ यू ड्रिंक टू मच वाटर देन देर आर अदर ऑब्वियस इशूज़, फिर वो भी आ जाता है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ओके, सो वो आप करेंगे। एंड अगर आप चॉकलेट लेके जाइए इफ़ दे परमिट यू, किसी किसी सेंटर पे कर देते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं, देर आर लाइक बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें काम करती है। बट देन इफ़ यू आर अलाउड, टेक डार्क चॉकलेट विद यू, ठीक है। इट विल इंस्टेंटली सूट द ग्लूकोज लेवल, ओके, एंड वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। वो 2 घंटे इतने लाइक टीडियस होते हैं, इतना ज़्यादा डिमांडिंग होता है वो 2 घंटे कि आपको ग्लूकोज चाहिए होगा। द बेस्ट थिंग इज कि यू टेक व्हाट दी यू टेक दी ब्लैक, ये डार्क चॉकलेट, ओके, वो आप ले लेंगे। हाइड्रेटेड रहेंगे। डी डे का टिप्स यही है, प्लीज़ एक दिन पहले इंश्योर कर ले आपका एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है आधे घंटे पहले बुलाया जा रहा है, 1 घंटे पहले बुलाया जा रहा है। जो हमारे चैनल पे और भी ये हैं, ओके, जो एजुकेटर्स हैं, उन्होंने कवर किया है कि आपको क्या क्या करना है उस दिन के लिए, तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लोग 2025 के पेपर में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कंफर्टेबली जीएस कवर कर रहे थे, ओके, वो फंस रहे थे सीसैट में। लास्ट ईयर सीसैट ने बहुतों का करियर खराब किया, एज इट वाज द केस इन 2023। इसमें भी यही हुआ था। सीसैट को भी आप लास्ट तक इग्नोर नहीं करेंगे, ओके। अगर यू आर समवन जिसको लगता है कि मैथ और रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, सीसैट में आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज दी गो टू थिंग, ओके। 27 से 28 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एंड माइंड यू एलिमिनेशन के थ्रू। दिस इज नॉट लाइक मैथ की, मैथ में अगर आपका आंसर 1000 आया तो आप 1000 ABCD ऑप्शन में ढूंढ रहे होते हो। अनलाइक दिस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंप्लीटली अलग तरीके से काम करता है। वो लैंग्वेज का पेपर है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको लगता है कि ए ऑप्शन ही आंसर है, वो लैंग्वेज का पेपर है। सेकंड, जब आप बी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो और भी सही लिखा हुआ है, सी पढ़ेंगे तो लगेगा और भी सही लिखा हुआ है। देयरफॉर द ओनली वे टू गो अबाउट इन द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट इज टू गो बाय एलिमिनेशन। प्लीज गो बाय एलिमिनेशन। आप समझना कि क्यों ये गलत है, ये गलत है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, ओके। एक छोटा सा टॉपिक अगर हम लोगों को पैसेज का लेना होगा, हाउ टू, हम लोगों ने पूरी की पूरी सीरीज कर रखी है अनअकैडमी पे मेरे लाइव लेक्चर्स में, सनवर्स एंड टॉपिक इसमें, ओके। खैर, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे आप जाएंगे। इफ यू थिंक कि आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, नॉट एट ऑल, आपको जो अच्छा पॉइंट लग रहा है, ओके। जिनको भी थोड़ा डर है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका गो टू पॉइंट होना चाहिए, ओके। बट इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, एंड एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ओके। दैट इज द थिंग। सो डू नॉट इग्नोर सीसेट प्लस। अब मैथ और रीजनिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो मैथ में फॉर्मूलाज है, लास्ट में आपको फॉर्मूलाज देख करके जाना है। अनअकैडमी, आई एम टेलिंग यू, आप इस लिंक पे जाएंगे unacademy.com/content/upsc/cz/, ओके। आप इसको एक बार आप जाकर के चेक कीजिए। एक पूरी की पूरी फॉर्मूला की शीट बनाई गई है, बहुत ही पतली सी, बिल्कुल, कि आप लास्ट मिनट में ना चीज़ों को रिवाइज कर सके बहुत अच्छे से। बहुत ही अच्छा है वो, ओके, बहुत ही अच्छा है। लेट मी शो यू दैट, ओके, यस, ओके, ये आप देखो। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ओके, कि हर चीज़ का आपको फॉर्मूला एंड ऑल लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है। जो डायगोनल है उसके लिए क्या हो जाएगा, एंड लास्ट में बस आपको ये गो थ्रू करना है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अनअकैडमी, कि आप लोगों का लास्ट मिनट का जो वो रिवीजन है ना, वो हो पाए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, आपको अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका एरिया निकालना है, ठीक है। सो ठीक है, आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे आ सकते हैं, √3/4 a², ओके। ए क्या है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। आपको हाइट निकालना है, ये बीच वाला, तो आप कैसे निकालोगे, तो √3/2। एवरी फॉर्मूला इज गिवन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया। नॉट जस्ट दिस, आप देखो ये वाले जो पार्ट है, इससे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है, क्यूबाइड एंड ऑल ये सब, आप लास्ट टाइम एक बार देख लेंगे। प्लस ये चीज़ है, कुछ परसेंटेज एंड कन्वर्जन है। इसके अलावा मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत प्यारा एग्जाम्पल्स दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक एग्जाम्पल ले लिया, उससे कुछ क्वेश्चन समझा दिया गया। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आता है, कैसे वेटेड एवरेज निकलता है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। सच अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, प्लीज गो थ्रू इट। लास्ट के टाइम में सीसेट को इग्नोर नहीं करेंगे, प्लीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीसेट, आप जीएस जो है आप 100 एंड प्लस आप लेकर के आ रहे हो, एंड देन आप कह रहे हो कि सीसेट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। ऑल यू नीड इज 66 नंबर। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मैथ, रीजनिंग, वट एवर इज योर फोर्टे, आप उस पर खेलेंगे, ठीक है।
फॉर मी, मेरे लिए मैथ्स ठीक था, ओके, नॉट मच ऑफ एन इशू, बट मेरे लिए ये भी चीज़ है कि मेरी मैथ अच्छी है, बट देन साथ में मेरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा था. सो नॉट एट ऑल अ सिंगल टाइम इन प्रीलिम्स जहाँ पे मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कभी भी 27 में से 24-25 से कम सही किए. ओके, मैंने हर बार किया. एंड द ओनली वे टू गो अबाउट इट इज टू गो थ्रू एलिमिनेशन इन द पैसेज. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऑप्शंस आपको सिमिलर से दिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ पेपर ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर. ठीक है, तो आप उसमें एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे. बाद बाकी मैथ्स रीजनिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा. प्लीज़ गो थ्रू इट. एक बार आप देखेंगे अन अकेडमी का जो कोई लिंक है जो मैंने भी आपको प्रोवाइड किया था. ओके, आप एक बार उस लिंक को देख लेंगे. ओके, unacademy.com/content/upsc/cset/. ओके, तो आपको इस पर मिल जाएगा. ओके, सो बहुत सारी बातें हो गई. ओके, एंड आई होप आप 24th तक ये बात याद रखेंगे एंड यू विल नॉट गिव अप टिल द 24th. ओके, आप नहीं गिव अप करेंगे, आप देंगे अच्छे से एग्जाम को. ओके ओके, चलिए अब जो हमारा आज का एजेंडा हम लोगों ने बहुत लंबा इस पर बात कर लिया. आई डोंट वांट टू मेक टेक मच ऑफ योर टाइम. ओके, सो लेट्स, ओके, चलिए जस्ट मुझे, चलिए अभी ना हमारा आज का एजेंडा क्या है कि हम लोगों को बस इतना सा जानना है ना कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने थे. ठीक है, कौन से क्वेश्चन करने होते हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं. ओके, मैंने पूरे के पूरे 2025 के पेपर को डिवाइड कर दिया है, कैटेगराइज किया हर क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से क्वेश्चंस जो है आपको, ओके, कौन से क्वेश्चंस जो है वो इजी कैटेगरी के हैं, कौन से मॉडरेट हैं एंड कौन सा टफ कैटेगरी का है. क्राइटेरिया क्या है, इजी किसको मैं कह रहा हूँ. कोई चीज़ मेरे लिए इजी हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती. ओके, कोई चीज़ जो आपको टफ लग रहा है मुझे इजी लग रहा है, जो आपको इजी लग रहा है वो मुझे टफ लग रहा है. ये चीज़ बिल्कुल हो सकता है. स्टिल हम लोग कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे. अगर कोई चीज़ बिल्कुल फंडामेंटल नॉलेज पे है, बिल्कुल एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी से दे रखा है एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने उतना पढ़ रखा होगा, तो दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू. हम लोग कुछ बुक में है तो उसको इजी ही कंसिडर करके चलते हैं. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में कुछ लिख रखा है, लक्ष्मीकांत में कुछ लिख रखा है, ओके, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ओके, डायरेक्टली लिख रखा है. ओके, सो वो चीज़ जो है आप उसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बेसिक नॉलेज को मानेंगे. या फिर कोई क्वेश्चन बहुत टफ आपको हो सकता है बट कोई एक सिंपल एक आंसर के कारण एलिमिनेशन बहुत इजी हो गया तो हम लोग उसको भी इजी मानेंगे. नॉट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, सॉल्विंग द पेपर. हमारा जो अभी एजेंडा है वो है सॉल्विंग पेपर, स्कोरिंग 100+. mind you can score this. I have scored much more than this. You can score from the average amount of knowledge that you have. आप बिल्कुल उससे कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आप चीज़ों को समझें. एंड देन कुछ मॉडरेट कैटेगरी होता है जिसमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, 2 में रह जाते हो. स्पेशल रीजनिंग वाले में इसलिए थोड़ा सा वो मॉडरेट कैटेगरी का हो जाता है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या सेकंड ऑप्शन ए को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या स्टेटमेंट 1 को कर रहा है. लास्ट ईयर बहुत सारा क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेट फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2 एंड 3. तो क्या 2 एक्सप्लेन कर रहा है या 3 एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो वाला. ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट के कारण वो थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का होता है. और कुछ चीज़ें इंप्लाइड नॉलेज वाली होती है कि आपको डायरेक्टली नहीं पता है देयरफॉर वो इजी है नहीं है, बट देन कुछ नॉलेज लगा करके आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो. ओके, दैट इज नॉट तुक्का, दैट इज इंटेलिजेंट गेस. एंड वो हम लोग आज देखेंगे कि किस किस में हम लोग ये करना है. एंड कुछ टफ कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, जो भी आपको टफ लगे आप उसको सिंपली छोड़ देना. 15 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से छोड़ के आ सकते हो. स्टिल यू विल क्लियर दिस एग्जाम विद 120 मार्क्स. आई एम टेलिंग यू 120 मार्क्स लाते हैं लोग यहाँ पे. ओके, टफ कौन है, नॉट कवर्ड इन यूजुअली रेफर्ड सोर्सेज. कुछ पूछ दिया बुद्धिज्म की किसी ऐसे सेक्ट के बारे में पूछ दिया, किसी को नहीं आइडिया है, माइंड किसी को नहीं पता होता. सब आकर के नॉलेज सब आकर के गूगल ही कर रहे होते हैं मोस्टली 99% लोग, कि कौन सा एक सेक्ट पूछ दिया गया बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, कोई ऐसी बुक पूछ दी गई. एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद सब उसको कवर करते हैं, उससे पहले नहीं. ओके, उन क्वेश्चंस का लोड लेना ही नहीं है आपको, वो किसी से नहीं बन रहा, वो कट ऑफ डिसाइड भी नहीं कर रहा है. टफ कुछ ना एक ओनली टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, वो थोड़ा टफ हो जाता है. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट फैक्चुअल नॉलेज है, इधर यू नो और यू डोंट नो, वो चीज़ें हैं. ओके, एज आई सेड कि इजी मीडियम टफ कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन नॉलेज, इंट्यूशन, एलिमिनेशन स्किल्स एंड ये चीज़ें हैं. ठीक है, एंड लास्ट थोड़ा सा लक का फैक्टर है, दैट इज देयर इन दिस एग्जामिनेशन के एवरी स्टेज पे. ओके, ठीक है, सो चलिए. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, हम लोग बस डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था. ओके, अब ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर, AIF के ऊपर में. बहुत लोग AIF को पढ़ रखे हैं. ठीक है, जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ते हो और आप जानते हो कि उसमें कैटेगरी 1, 2 एंड 3 की बात की जाती है. हम लोग थोड़ा सा जो है ना थोड़ा स्पीड में बात करेंगे. ओके,
1 2 एंड 3 की बात करते हैं एंड आपको चीज़ें पता होती हैं। लेट्स सपोज कि आप भूल चुके कि 1 2 और 3 में है या नहीं है, बट आपको इतना सा पता होता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है ना, वो जो फंड एक बनाया जाता है, वो फंड में जो पैसे हैं वो जनरली जो नॉर्मली इन्वेस्टेड फंड है ना वो नहीं है, कुछ तो अलग सा होता है। ओके, सो अगर आपको नहीं भी पता और आपको रिस्क लेना है तो आपको पता है बॉन्ड और स्टॉक तो सबसे कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है ना, हमेशा से चलता आया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ऑल्टरनेटिव वाले में तो नहीं होगा। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लोग जिनको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑलरेडी पता है, कैटेगरी 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, वो पता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इफ एट ऑल यू डोंट नो, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। ये दोनों कन्वेंशनल है। अगर आप बॉन्ड लेते हो और स्टॉक लेते हो, तो अगर आप बॉन्ड को लोगे तो स्टॉक को क्यों छोड़ोगे? दोनों साथ में चलते आए हैं हमेशा से। स्टॉक लोगे तो बॉन्ड क्यों छोड़ोगे? तो मतलब ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं तो ये तो कन्वेंशनल था, ठीक है। तो अगर एक को हम लोग हटा रहे हैं तो दो को तो डायरेक्टली हटा सकते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी आर ट्रीटेड एज, तो दो को आप हटा दो, ठीक है। सो ऑल 4 नहीं होगा, ऑल 3 भी नहीं होगा। तो अब या तो हेज फंड है या फिर वेंचर है या फिर दोनों है। इफ एट ऑल आपको खेलना है तो आप 1 या 2 में खेलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन, जब आपको नॉलेज नहीं है। अब आप एक और नॉलेज एक और लेवल पे लगाओ। जिस तरीके से बॉन्ड और स्टॉक कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है, साथ में हमेशा से देखा गया है हेज फंड भी एक जो है आपको ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट की ही तरह है। वेंचर कैपिटल भी ऐसा कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ये भी नहीं है, ट्रेडिशनल हेज फंड भी नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग हेज को ले रहे हैं तो वेंचर को क्यों ही छोड़ रहे हैं? इस तरीके का एक नॉलेज, एक चीज़ें आपको अपने दिमाग में बोलनी है। ओके, सो द आंसर वुड बी 2। ओके, आई अंडरस्टैंड ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग सा है, बट देन आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आपको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। आपका पूरा वो 2 घंटा यही है कि आपको वो सॉल्व करके 2 नंबर लाने हैं। किसी को यूपीएससी को लगे कि आपके पास नॉलेज है नहीं है, डजेंट मैटर। बगल वाले को लग रहा है कि कितना बेवकूफ है, डजेंट मैटर। आपको +2 लाना है। जो नॉलेज लगाना है लगाओ, जो भी लॉजिक लगाना है लगाओ। थोड़ा सा सेंसिबल लॉजिक होगा कि बॉन्ड को ले रहे हैं तो स्टॉक को क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, हेज फंड एक ऑल्टरनेटिव टाइप का फंड है ही, ठीक है, या वेंचर कैपिटल, जो दोनों ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो एक ट्रेडिशनल जो नहीं है उसको ले रहे हैं, तो दूसरा भी जो ट्रेडिशनल नहीं है उसको क्यों छोड़ रहे हैं फिर? तो ओनली 1 भी नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, ओनली 2 पे खेल लेते हैं। सही है। ओके, ये क्वेश्चन। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनकम क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, सबको पता होता है ये चीज। फॉरेन करेंसी सबको पता होता है कि यस, आरबीआई फॉरेन करेंसी अपने पास रखती है, उसके पैसे अप्रिशिएट होते हैं, डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो जो रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होता है उससे इनकम है। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसके ऊपर आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। आप इस क्वेश्चन में ये छोड़ो, आपको पहले देखना चाहिए कि पेंशन फंड मैनेजमेंट देखते के साथ क्लिक करेगा। एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक, ठीक है। ये इस चीज से डील कर रहा होगा, पेंशन से। अगर पेंशन फंड के मैनेजमेंट की बात करें, चलो आपको पीएफआरडी नहीं भी याद आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि बॉडीज आर देयर लाइक, आपको ये है ईपीएफओ बॉडी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो पेंशन वेंशन सब कुछ से डील कर रहे होते। तो पेंशन का तो कहीं भी आरबीआई से लेना देना है ही नहीं। थर्ड आप काटेंगे, थर्ड आप काटते हो, नाउ यू आर एट ये। अब आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि 1 और 2 सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, आपको इस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, तो ऐसे भी आप जानते हो कि प्राइवेट कंपनी को लेंड नहीं किया जाता। फिफ्थ, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। ओके, यहाँ ना यूपीएससी ने यहीं तक रोक दिया, कंप्लीट सेन्योराज के कॉन्सेप्ट पे वो नहीं जाते हैं। वो उन्होंने रोका है एक एस्पेक्ट ऑफ द सेन्योराज ओनली। ओके, कि करेंसी को प्रोड्यूस करती है जब, तो उसके बैक में एसेट रखा जाता है, उस एसेट की वैल्यू जो है ऊपर की तरफ जाती है। 2000 करोड़ आरबीआई को प्रिंट करनी है, वो करेंसी है जिसके ऊपर जो पैसा कल को मार्केट में आएगा, उस जो भी नोट्स 2000 करोड़ के प्रिंट होंगे उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है आरबीआई। वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आप वापस से आरबीआई को देने जाओगे, आरबीआई आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगी, वो कोई बॉन्ड नहीं। तो ठीक है, आरबीआई को उसमें खर्चा 0 है, बट उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एसेट रखती है अपने पास आरबीआई, और वो एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है, ठीक है, उस 2000 करोड़ के करस्पॉन्डिंग कुछ एसेट रख लेती है अपने पास, वो चाहे गोल्ड है चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उससे कमाती है। तो एक तरफ कमाई हो रही है, दूसरी तरफ खर्चा 0 है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ रहा है बॉन्ड के ऊपर। वो कमाई कंप्लीट सिंगराज का कॉन्सेप्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू ओनली अबाउट द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, करेंसी के पूरे सप्लाई चेन में यही आरबीआई का बस खर्चा है। दिस इज नॉट द इनकम, दिस इज द खर्चा। ओके, सो 1 and 2 इज द आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आप देखो। मैं अब सिंपली हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग और भी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या आंसर है। ओके, बिल्कुल भी उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या आंसर है। ओके, वी विल सिंपली सी कि अभी आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप छोड़ दो। हो सकता है कि आपको ईडी के बारे में पता हो कि क्या ये इन्फोर्स करता है एफईओ एक्ट को, आई डोंट नो।
बट आई सर्टेनली नो कि हाँ जो ईडी है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, होम में तो नहीं आता, ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ये देखो, इसलिए गलत है। क्यों? क्योंकि ये गलत था। डीआरआई क्या ये कस्टम्स एक्ट को इन्फोर्स करता है? शायद करता हो, शायद नहीं करता हो। रेवेन्यू इंटेलिजेंस मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, हो सकता है आता हो, नहीं होता हो। उसके बाद एक ऐसी बॉडी को दे दिया गया, आपको तीन चीज मैच करना है। आप सोचो इस तरीके के क्वेश्चन को, प्लीज लीव इफ यू डोंट नो, प्लीज लीव। एंड अगर मैं कहता कि ठीक है चलिए आपको ये पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता और यहाँ पे एलिमिनेशन होता, तो आप करते भी इसको अटेम्प्ट। आप देखो यहाँ पे एलिमिनेशन भी नहीं है, ओनली वन एंड ओनली टू दे रखा है। प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन में आप गलत ही करेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आप गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को, ओनली 1 2 3 करके। ओके, लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तीन तीन कॉलम्स को मिलाना है, सबकी एक्यूरेसी को चेक करना है। एलिमिनेशन का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 नन करके दे रखा है। प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कोई आइडिया नहीं रिपोर्ट क्या है, बट आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते थे। यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको पता होगा, स्टिल आपको वो छोड़ना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है, आप स्टिल उसको अटेम्प्ट करके सही कर सकते हैं, जस्ट बाय अप्लाइंग द नॉलेज। बेसिक नॉलेज हम लोग लगाएंगे। हम लोग सारे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, ओके, हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। मैं सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को आपको करवाऊंगा जहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बस जहाँ पे समझाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या नहीं करना था। ये करना चाहिए था। रिजर्व बैंक मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ BRSR रिपोर्ट। मुझे नहीं पता BRSR का क्या रिपोर्ट है, ऐसे हजारों रिपोर्ट आ रही होती, मुझे क्या पता, ठीक है, नहीं पता है। बट मेरा दिमाग इस चीज के ऊपर गया, ऑल द लिस्टेड कंपनीज। कौन डील करता है लिस्टेड कंपनीज से? सेबी। इफ एट ऑल कोई बैंक लिस्टेड भी है, लेट्स सपोज की एक बात करते हैं, HDFC लिस्टेड बैंक है, ठीक है तो अल्टीमेटली एक कॉर्पोरेट जो कि लिस्टेड है, उसके बैंकिंग फंक्शन तक तो ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रही है, बट लिस्टिंग अनलिस्टिंग ये सारी चीजें जो है ये किसका डोमेन है? ये जो लिस्टेड कंपनीज को कौन डील कर रहा होता, सेबी कर रही होता। तो मुझे लगेगा कि यस, एक रीजनेबल डाउट मेरे पास ये जरूर आएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड कंपनीज को क्यों जो है उसको बोलेगी कि रिपोर्ट सबमिट करो। बैंक तो ठीक है, चलो एक लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं, रिलायंस। रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है बैंक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्यों बोलेगी कि आप रिपोर्ट जो है सबमिट करो? बिल्कुल नहीं बोलेगी। तो आप ना दो चार तरीके का एग्जांपल ले लो, ठीक है। एसबीआई को तो बोल सकती है, एसबीआई लिस्टेड भी है लेट्स सपोज, तो एसबीआई को तो बोल सकती है। क्या रिलायंस को बोल सकती है क्या, जब ऑल लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं? क्यों बोलेगी रिलायंस को कुछ भी? ओके, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी इनकरेक्ट डेफिनेटली। मुझे नहीं पता था ये चीज, ठीक है, बट आपको ये अटेम्प्ट लेना है इस तरीके के क्वेश्चंस में। क्यों? बिकॉज मैंने पहले भी बोला कि आपको हार्डली 30 to 35 क्वेश्चन आ रहा होगा, बाद बाकी पे आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब ना मैंने नाम पढ़ लिया कि अच्छा रिपोर्ट तो मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे आता है? एनवायरमेंट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बात करते हैं हम लोग? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है, उस तरफ। इन इंडिया a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial. Yes, when we talk about the environment, okay, or when we talk about the society, ठीक है, तो हम लोग इसमें इन दोनों को जब डील कर रहे होते हैं तो हम लोग तो कहीं भी बात करते हैं क्या कि फाइनेंसेस की बात करते हैं क्या? दीज आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, ओके। तो कुछ ऐसा रिपोर्ट होगा जो कि चाह रहा होगा कि कंपनीज का क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट की तरफ, सोसाइटी की तरफ, ऐसा कुछ बात हो रहा होगा। सो इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। यस, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। मुझे नहीं पता बट मैंने ये दोनों कर दिया है, ओके। एंड आंसर इज टू ओनली। बिल्कुल ठीक है कि आरबीआई नहीं है, वो सेबी है। एंड BRSR एज द नेम सजेस्ट, साइंस में खास करके बहुत होता है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत होता है, बट साइंस में सबसे ज्यादा होता है। नेम को आप जरूर पढ़ें, नेम से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, आप सोचते कि मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑल। ये क्वेश्चन क्यों इजी था? ओके, लेट्स सपोज सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाता एग्रीकल्चर लैंड एंड तब देन उसके ऊपर जो भी उसकी बेच एंड ऑल ये वो होता, तो उसके ऊपर जो है कमाई होती, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता। अब आप सोचो एग्रीकल्चर को, क्या आपको लगता है इतना पॉलिटिकल इशू है वो इतना बड़ा
कि उसके ऊपर टैक्स वैक्स लेने की अनुमति देगी सरकार? नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा वो पॉलिटिकल मुद्दा है। ओके, आपको नॉलेज होगा इस चीज़ का, नहीं भी है तो आपको लॉजिकली लगना चाहिए, बट स्टिल मैं मान रहा हूँ कि आपको नहीं पता है स्टेटमेंट टू, नो आइडिया, कोई बात नहीं। फर्स्ट पढ़ लेते हैं। इन इंडिया इनकम फ्रॉम द अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रेडिंग इन रूरल एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, कोई पश्मीना सॉल बना रहा है, ठीक है, लाखों में बिक रहे हैं वो सॉल, लाखों में, ठीक है, लाखों लाख के शॉल होते हैं। आपको लगता है कि कोई फैक्ट्री जेएनके में लेट्स सपोज एक लगा रखा है पश्मीना सॉल का, ठीक है, वुल रियरिंग करके, ठीक है, उसके थ्रू वो पश्मीना सॉल बना रहा है, गवर्नमेंट उससे टैक्स ही नहीं लेगी। कोई पोल्ट्री का बिजनेस कर रहा है, रूरल एरियाज में आप देखते हो पोल्ट्री का बिजनेस होता है, ठीक है, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, एग फार्म्स होते हैं, तो वो इतनी बड़ी फार्म लगा करके रखा होगा, उससे कमा रहा होगा वो चिकन बेच बेच करके, एंड गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगी। बहुत ही इलॉजिकल सा साउंड कर रहा है। यस, एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं लगेगा, बट एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज पे क्यों नहीं लगेगा? कोई पश्मीना सॉल बेच रहा है, लाखों में कमा रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं लेगी? सो दिस इज इनकरेक्ट। द मोमेंट आपको सेकंड नहीं भी पता है, नो आइडिया, ठीक है, बट यू नो कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है भाई, मुझे पता है कि, ठीक है, इस तरीके से ही लॉजिक लगाना होता है, आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स को सोचना होता है। ओके, सो वन इज नॉट करेक्ट बट टू इज करेक्ट। एंड इस तरीके के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं द मोमेंट आपको एक भी स्टेटमेंट 1 और 2 में अच्छा तब है जब आपको पता है कि एक तो गलत है। द मोमेंट एक गलत आपको मिल गया, यू डायरेक्टली जंप ऑन टू द आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मुझे नहीं पता इंडिया ज्वाइन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनर, ठीक है, लास्ट ईयर न्यूज़ का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंडिया ने ज्वाइन किया था। चलो, मुझे नहीं पता, मैंने न्यूज़ को नहीं फॉलो किया, मुझे नहीं पता वन स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है, चलो नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आईडी के, ठीक। थर्ड देख लेते हैं, पार्लियामेंट इन 2023, सोचो 2025 का क्वेश्चन है, 23 में कुछ अमेंड किया गया था, एमएमडीआर एक्ट को किया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। हो सकता है, लगता है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल कंट्री, तो हो सकता है। बट देन कौन गया 2023 के एक्ट को देखने के लिए? However, this was covered, मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका। आपको नहीं पता है स्टेटमेंट 1 आईडी के, आई डोंट नो, स्टेटमेंट 3 आईडी के, आई डोंट नो। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैज आइडेंटिफाइड। मतलब कोई बिल्कुल भी बच्चा यूपीएससी का, बिल्कुल न्यू कमर भी है ना, उसको भी पता है कि क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास अगर सब होते ही, मतलब हमारे पास आ रहा है तो हम लोग कोबाल्ट क्यों मंगवा रहे हैं, लिथियम ट्राइंगल से क्यों लिथियम मंगवा रहे हैं? ओके, बिकॉज वी हैव दिस शॉर्टेज, तभी तो इतना का सारा हमारा इंपोर्ट हो रहा है, सोलर पैनल से लेकर के बैटरी से लेकर के हर चीज। सो द मोमेंट यू नो कि सेकंड तो इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, वी आर नॉट रिसोर्स रिच, आंसर इज सी। डोंट नीड टू नो एवरी स्टेटमेंट, सी दिस इज हाउ इजी इट इज। ओके, as regard to return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholder. Okay, आप जनरली जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि बॉन्ड जो है इज अ काइंड ऑफ लोन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो लोन क्या होता है? वो ऑब्लिगेशन होता है, बॉन्ड क्या है? लोन है। तो जिसने लोन ले रखा है, मैंने जिसका बॉन्ड खरीद रखा है, तो जिसने वो बॉन्ड इश्यू किया था, एक तरीके से मैंने उसको लोन दिया है, लोन ऑब्लिगेशन है उसके लिए और मेरे लिए एसेट है, उसके लिए ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में उसको मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा। ओके, ही इज लायबल टू पे मी दैट मनी। बट स्टॉक में आपको पता है वैसा नहीं होता, स्टॉक इज लिंक टू प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, आपको भी खूब पैसे मिलेंगे, कंपनी लॉस कर रही है, आप भी लॉस करेंगे, बिकॉज द मोमेंट यू बाय अ शेयर, यू आर पार्ट ऑफ दैट कंपनी, यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। ओके, यू आर द ओनर, सम परसेंटेज का आप ओनर होते हो। ओनर है तो आप नहीं बोलोगे कि लॉस हुआ तो अपना जानो, प्रॉफिट हुआ तो मुझे दो, वैसा नहीं होता है। ओके, यू नो दिस थिंग। ओके, सो फर्स्ट यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है, कि ठीक है, रिलेटिवली लो रिस्क है बॉन्ड का। अगर आपने आईबीसी पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आप पढ़ करके जा रहे हो तो आपको पता होगा कि आईबीसी में ना एक बार बात हो रही थी, एक बार केस भी हुआ था कोर्ट में कि पैसे कैसे रिटर्न किए जाएंगे, तो उसका ना पूरा क्रोनोलॉजी है। उसमें लोन वालों को ना थोड़ा ऊपर रखा गया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पहले दिया जाता है, देन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को दिया जाता है, इस तरीके से पूरी हायरार्की है। लास्ट में पैसे बचेंगे तो शेयर होल्डर्स के पास आएंगे, उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं ना, चीज़ें हैं। अब मैं उस नॉलेज में नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो होता है। अब आप स्टेटमेंट 2 और 3 पढ़ेंगे। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर थोड़ा सा टफ। क्यों? आपको बताना होता है कि क्या स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है 3 को, 3 कर रहा है, सॉरी 2 कर रहा है 1 को, 3 कर रहा है 1 को। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। बिल्कुल, एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स कि क्यों बॉन्ड
जो है वो लोअर रिस्क में। फॉर रीपेमेंट पर्पजेज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। अगर आपने आईबीसी पढ़ा होता तो ये चीज़ पता होता। स्टिल आई कंसिडर की एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है अगर आपने आईबीसी का को वो चीज़ ध्यान में नहीं रखा है। ओके चलिए, तो उसको भी अटेम्प्ट करना, 50-50 पे तो अटेम्प्ट करना ही है उसको भी। इजी टू मीडियम कैटेगरी का है या फिर मीडियम आप मान लो, उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके ये क्वेश्चन आप देखो। ओके, India accounts for a very large portion of all equity options contract traded globally, thus exhibiting a great boom। मुझे नहीं पता इंडिया टोटल वर्ल्ड में जितना इक्विटी ऑप्शंस का ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया का क्या परसेंटेज है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट नो। India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong। सोच लो आप, फाइनेंस हब है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आपको लगेगा कि क्यों ही, मतलब हांगकांग को कैसे हम लोग कर सकते हैं, बट किया गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, सर्टेन पीरियड के लिए किया था इंडिया ने। ओके, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है सॉल्व करने टाइम। व्हाट इज दिस, आई डोंट हैव एनी आइडिया। थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न टू स्मॉल होल्ड इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग। और से भी क्या कर रही है फिर पूरी की पूरी बॉडी क्यों बनाई गई है? ये बॉडी इसलिए बनाई गई है कि स्मॉल स्टॉक होल्डर हो या फिर लार्ज होल्डर हो, उनके हित को प्रमोट किया जाए। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। देखते के साथ आपको पता होना चाहिए कि फिर से भी क्या कर रही है वो, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो लेकर के बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं। थर्ड इज इनकरेक्ट द मोमेंट आप करते हो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ऑप्शन थर्ड तक पढ़ते रहना। किसी भी क्वेश्चन में इतने लंबे लंबे ऑप्शंस, देख रहे हो आप कितना पढ़ना पड़ रहा है इसमें आपको, बट देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट दिस। आप नहीं छोड़ सकते उस तरीके के क्वेश्चन को। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। बहुत ही सिंपल, बिकॉज डायरेक्टली आपको जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का वहाँ से आ जाता है। कैपिटल वाले चैप्टर में, बजट वाले में आप पढ़ते हो रेवेन्यू अकाउंट पे किसको आता है, कैपिटल अकाउंट पे कौन होता है, जिसमें एसेट और लाइबिलिटी मिसमैच होता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय, सिंपल क्वेश्चन, इन सबको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आर ऑब्जेक्टिव इसकी कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए था आपको और कौन सा छोड़ना चाहिए था। ठीक है, चलिए नॉन कोऑपरेशन वेरी सिंपल, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में दे रखा था डायरेक्टली। ओके, कहाँ से सॉल्व हो जा रहा था आप देखो, रिटेंशन ऑफ द टाइटल, रिटेंशन नहीं गिविंग अवे ऑफ द टाइटल की बात की गई थी। सब अपने अपने टाइटल्स को छोड़ रहे थे। ओके, सो रिटेंशन तो थर्ड इज इनकरेक्ट एंड पंचायत रखा गया था एंड ऑल, ये वो चीज़ें रखी गई थी। स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली है तो मैं इसको ईजी ही मानता हूँ। आराघट्टा भाई PYQ था। ठीक है, अगर PYQ आप करके जाते तो एक डायरेक्टली सही हो जाता। विचित्र चित्र डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास 11th में दे रखा है। ठीक है, विचित्र चित्र, चैत्यकारी भी अपने आपको वो टाइटल देते हैं। ओके, चैत्यकारी, विचित्र चित्र, ओके, गुणभद्र एंड मट्टविलास कौन है, तो आपको ये दोनों अगर नहीं भी पता था ना, लेट्स सपोज, तो विचित्र चित्र आप सुनते रहते हो, इससे किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। आई एम नॉट गोइंग ऑन ऑल दिस क्वेश्चन जहाँ पे आपको डायरेक्टली एनसीईआरटीज में दे रखा है एंड देन सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती है, देन इट डिपेंड्स कि लेट्स सपोज कि फाइनल आपने पढ़ रखा था बट आप भूल जाते हो। बट इट इज़ वेरी सिंपल कि वो चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आया था। अगर हम लोग हुएन सेंग की बात करते हैं तो वो हर्षा के टाइम में आया था। ठीक है, हर्षा के टाइम में आता है। इस तरीके से चीज़ें हैं। ओके, सो आपको सिंपली पता है तो ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इधर यू नो और यू डोंट नो। तो मेरे लिए ईजी हो सकता है, आपको नहीं पता है वो चीज़ आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। बट देन अंडरस्टैंड, कोई क्वेश्चन जो दूसरा कैंडिडेट जो सेलेक्ट होगा उसके लिए वो टफ होगा, वो आपके लिए ईजी होगा। एंड इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो इनके लिए लोड नहीं लेना है। दो आई एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, अब श्री विजय एम्पायर को कौन जो है खदेड़ के आए थे, तो राजेंद्र चोला आए थे। ठीक है, सो ठीक है, आपको ये फैक्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो नॉट मच ऑफ एन इशू। कौन से क्वेश्चन को छोड़ना, प्लीज लीव ऑल दिस क्वेश्चन। टेरिटोरियल रीजन अस्मक कौन सी नदी के किनारे है? विपास, पहले आपको पता होना चाहिए कि विपास कौन सी मॉडर्न रिवर का एंशिएंट नाम है। क्या कंबोज उसके पास था? अवंती उज्जैन जिसका कैपिटल है, क्या वो महानदी के पास है? कोसला जिसका कैपिटल श्रावस्ती था, क्या वो सरयू के पास है या नहीं है? आता है तो कीजिए, छोड़ दीजिए। एक एक कैपिटल, दैट टू आप ऑप्शन देखो, एलिमिनेट भी करने का ऑप्शन नहीं है भाई। आपको ये पता भी होगा अवंती उज्जैन, हाँ महानदी वहां के आसपास से क्रॉस करती है, आप इसमें करते, आप ढूंढते तो भी ठीक है। इसमें आप क्या एलिमिनेट करोगे? कुछ भी नहीं। प्लीज लीव ऑल दिस क्वेश्चन इफ यू आर नॉट श्योर। इसी तरीके के क्वेश्चन को छोड़ना होता है। इफ योर फैक्चुअल नॉलेज इज दैट गुड, प्लीज अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, ये देखो आप, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलसुकार जो भी है। ठीक है, कहाँ पे? सो आई थिंक इट वाज इन ग्वालियर समवेयर। कोई आइडिया नहीं है, प्लीज टफ, लीव, छोड़ दें इनको। आपको पता है प्रदेशिका, रज्जुका, युक्ता, ठीक है, कि
डिस्ट्रिक्ट लेवल है या प्रोविंशियल लेवल है, क्या है नहीं है, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल, जहाँ पे स्पेक्ट्रम मैंने लिख रखा है डायरेक्टली कवर्ड है, आपकी क्लासेस जो आपने कर रखी हैं उसमें भी कवर्ड है, आप जो बेसिक बुक्स पढ़ते हो उसमें भी कवर्ड है, ठीक है। नाटो का कौन कौन मेंबर है मुझे उतना कौन रटने गया, एंड लेट्स सपोज कि आपको इसमें से पता भी है कि कौन इसमें से नहीं है कौन नहीं है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन का ऑप्शन छोड़ा ही नहीं गया है, नहीं श्योर है प्लीज इस तरीके के तो छोड़ ही दें। एक तो ऑप्शन टफ है, ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट टफ है, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, जो भी मुझे नहीं पता, प्लस उसके ऑप्शंस को भी डिफिकल्ट बना दिया गया। ये जो डुअल कॉम्बिनेशन है ना, कि स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो टफ एंड देन द ऑप्शन इज ऑल्सो टफ। अब आप याद करो वो वाला इक्विटी ऑप्शन ट्रेडेड वाला कितना टफ स्टेटमेंट था, कि हांगकांग को ओवरटेक किया या नहीं है, इंडिया ऑप्शन ट्रेड में वर्ल्ड का कितना ये लेकर के रखा है, बट वो क्वेश्चन फिर भी इजी था, क्यों? बिकॉज ऑफ द थर्ड स्टेटमेंट कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। यस, देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, बिल्कुल है, तो वो क्वेश्चन भी टफ हो जाता। तो डुअल कॉम्बिनेशन वहां पे नहीं था, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज टफ बट देन ऑप्शन वाज नॉट टफ, ठीक है। तो यहाँ जो डुअल कॉम्बिनेशन है ना, प्लीज ट्राई टू लीव, ये -0.66 लेने का कोई सेम अगेन चीज, ठीक है। आप ये देखो और फिर ये देखो, डुअल कॉम्बिनेशन, इससे इसको अभी से हम लोग डीसी बोलेंगे, ठीक है। डुअल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, डुअल टफ कॉम्बिनेशन, डीटीसी बोलो, दिल्ली वाली जो बस आती है, ठीक है। छोड़ेंगे, नहीं पता भाई, इतना किसको पता होता है, इतने फैक्चुअल चीज़ें किसको पता है, ठीक है। ये आप कर सकते थे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक, मोर देन 30 वेराइटीज, ठीक है। इंडिया इतना बड़ा है, 30 वेराइटीज तो एटलीस्ट इंडिया टर्मरिक का ग्रो कर ही रहा होगा। अब आप इस पे मत फंस जाना कि 30 वेराइटीज इंडिया प्रोड्यूस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। यूपीएससी इस पे आपको नहीं चेक करेगी, प्लीज माइंड यू, प्लीज माइंड यू, प्लीज अंडरस्टैंड, इस पे आपको चेक नहीं करेगी। थर्ड एंड अंडरस्टैंड, इतना बड़ा इंडिया है, 30 वेराइटी नहीं मिलेगी, 300 वेराइटीज होगी, 300 वेराइटीज होगी इस कंट्री में। वी हैव द ट्रॉपिक्स, वी हैव द सब ट्रॉपिक्स, वी हैव द हिमालयन रेंजेस, what we don't have, what don't we have, हमारे पास सब कुछ ही है, ओके। एंड आप अगर थोड़ा सा टर्मरिक इतना न्यूज़ में था, हर जगह कवर किया गया था, एंड अगर आपको वो पता होता तो हाँ इन सब जगहों पे मिल रहा था। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई की है, उस साल का करंट वारंट देखते हुए गए, देन ये चीज़ सॉल्वेबल था, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन, अब इससे सिंपल क्या देगी यूपीएससी, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी से ज्योग्राफी उठाए और हर चीज़ पूछे आपसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल वो भी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप, ओके, इन सबको आपको करना है। द अमाउंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। बर्फ में कहाँ है डस्ट उड़ने वाला है? इक्वेटोरियल रीजन, इतनी बारिश होती है, कौन सा डस्ट उड़ेगा, ठीक है। तो यस, इन दोनों से ज़्यादा डस्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? सब ट्रॉपिक्स में एंड टेम्परेट एरियाज में, एंड उसका रीजन भी है, ठीक है। सेकंड, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, ठीक है। चल, फर्स्ट स्टेटमेंट है, आप फर्स्ट गए, आपको नहीं पता, लेट्स सपोज आई डोंट नो। सेकंड स्टेटमेंट पे आप आते हैं, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, सब ट्रॉपिकल लेस ड्राई विंड, भाई यहीं पे तो पूरा का पूरा हाई विंड जो है वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ आता है, हाई का सिचुएशन क्रिएट करता है, ड्राई विंड्स यहीं पे तो आपको मिलेंगे। तो सेकंड इज लेस ड्राई विंड, नो नो नो, दैट इज नॉट द केस, ओके। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, द मोमेंट यू नो सेकंड इज इनकरेक्ट, देन आपको आंसर आ गया। इट वाज दैट सिंपल टू सॉल्व, दैट सिंपल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ओके। एंड लेट्स सपोज कि आपको 20 डिग्री आइसोथर्म ढूंढना, और वो कह रहा है जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब हमारा वाला हेमिस्फेयर। ऐसे हमेशा सोचेंगे, नॉर्दर्न की बात की जा रही है ना, तो मतलब मेरा वाला हेमिस्फेयर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में तो रह नहीं रहे, इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जनवरी में हमारे यहाँ क्या होती है? कड़ाके की ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, ओके, ठंड होती है। अब आपको आइसोथर्म का पैटर्न ढूंढना है। लेट्स सपोज आइसोथर्म है 20 डिग्री सेल्सियस का, इसको आपको देखना है, ओके। यूपीएससी 2024 में पूछी है ये क्वेश्चन, फिर 2025 में पूछ दिए, 2024 भी सॉल्व करके कोई जाते तो सेम क्वेश्चन आपको वापस सेम कॉन्सेप्ट में मिल जाता। लगातार 2 साल ये क्वेश्चन को पूछा गया। कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आता है। लैंड का कॉन्सेप्ट ये है स्पेसिफिक हीट का, कि वो जितनी जल्दी हीट होगा उतनी जल्दी हीट को रिलीज भी करेगा। वाटर ऑन द अदर हैंड, वो गर्म होने में टाइम लेगा, बट देन वो हीट रिलीज करने में भी टाइम लेगा। तो गर्म होने में टाइम लेगा, ठंडे होने में भी टाइम लेगा, ओके, ये चीज है। सेम वो चीज को आप अप्लाई करते 20 डिग्री के आइसोथर्म, कोई भी एक आइसोथर्म पर कर लो, 20 डिग्री 10 डिग्री। अब आप सोचो कि आपको ना उस आइसोथर्म के ऊपर ट्रेवल करना है, चलना है। आप चलने लगे, आपको मिल गया समंदर पहले, ठीक है। लेट्स सपोज आपको पहले लैंड मास मिला है, आपको पता है ठंड का मौसम है,
लैंड जो है वो गर्म ज़्यादा होता है, जल्दी वो ठंडा भी होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा गर्म उतना ज़्यादा ठंडा भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ तो वो ठंडा भी वाटर से ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो गर्म भी पानी से ज़्यादा हो जाएगा। उसका कैरेक्टरिस्टिक है ये चीज़, ठीक है। सो जब आप लैंड पे आएंगे तो आपको पता होगा कि ठंड के टाइम में कड़ाके की ठंड होगी, कड़ाके की ठंड होगी। तो इक्वेटर की तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे ना तो वहाँ पे ना ठंड थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड का फैक्टर, ठीक है। तो अगर आपको 20 डिग्री सेल्सियस लैंड पे ढूंढना है, लैंड तो बहुत ठंडा है, लैंड ऑलरेडी बहुत ठंडा है, तो आप ऐसे अगर क्रॉस कर गए होते लैंड के ऊपर तो शायद, और आप इक्वेटर से और दूरी की तरफ होते तो यहाँ पे 20 नहीं, अचानक से टेम्परेचर यहाँ पे शायद आपको 25 डिग्री सेल्सियस मिलता। क्यों? बिकॉज यू आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जहाँ पे ठंड और ज्यादा है, प्लस लैंड अपने आप में ठंड बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इसको काउंटर करना, आपको बीसी ढूंढना है, तो आप चाहोगे कि ठीक है लैंड तो जल्दी ठंडा होता है और ठंड का मौसम है तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है कि वो ठंड रहेगा ही। आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ आओगे ताकि गर्मी वाली चीज कॉन्सेंट्रेट यहाँ जो है कॉम्पनसेट यहाँ से हो जाए, ओके। देन आप इसको क्रॉस करते हो 20 डिग्री यहाँ लैंड को, तो लैंड के लिए क्या आपको थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ जाना पड़ेगा। पानी रिलेटिवली गर्म होगा लैंड के कंपैरिजन में ठंडी में, ठीक है, रिलेटिवली गर्म होगा। तो गर्म होगा तो यहाँ पे अगर आपको लैंड पे 20 डिग्री मिला है तो पानी यहाँ पे 20 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे आपको वो 22 डिग्री के आसपास होगा। क्यों? बिकॉज वो तो इक्वेटर से भी क्लोज है, प्लस वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो रिटेन करके रखा हुआ होगा हीट को। तो अब अगर वाटर को थोड़ा ठंडा करना है 20 डिग्री के लिए तो आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, पोलवर्ड्स जाना पड़ेगा, ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट। 2 बार यूपीएससी ने पूछ दिया है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली कवर्ड है, नथिंग एज सच कि मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में डायरेक्टली कवर्ड है देयरफॉर, एंड 2 बार पूछा गया इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। स्टिल आई वुड कंसिडर कि चलो मीडियम है, आपने अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था तो मीडियम मान सकते हैं उसको, ओके। चलिए ये देख लेते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक एंड चॉक, वाटर का इफेक्ट इन दो चीज के, चॉक के ऊपर एंड रॉक के ऊपर, ओके। नॉट वर्किंग, ठीक है। चलिए chalk and rock के ऊपर है, is known as very what is this in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। बिल्कुल ठीक बात है। therefore आप पढ़ते हो डेकन सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स के बारे में, क्ले सॉइल्स के बारे में, वहां जो आप पढ़ते हो क्यों कॉटन लगाया जाता है, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा वाटर, ठीक है। वो वाटर लेता है, वाटर को नीचे जाने नहीं देता है, पोरोसिटी बहुत कम होती है क्ले में, बहुत छोटे 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 दाने होते हैं, ओके। जब छोटे बहुत छोटे 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 एकदम पार्टिकल्स होंगे ना तो वो बिल्कुल क्लोज पैक्ड होंगे, पोरोसिटी कम होगी, पोरस कम होगा तो वाटर नीचे की तरफ डाउनवर्ड नहीं जाएगा, ओके। वो चीज़ आप पढ़ते हो ब्लैक सॉइल के कॉन्टेक्स्ट से, आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन आप चॉक को आप याद करोगे तो उसका जो मटेरियल है वो इतना फाइन ग्रेन नहीं है, चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। चलो आपको ये नहीं पता था, ठीक है, ये और ये आप समझ रहे हो, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। ऐसा कोई चीज है कि नॉट एट ऑल पोरस, बिल्कुल है ही नहीं क्ले पोरस, मतलब क्ले वाली जमीन के नीचे पानी होगी ही नहीं, कभी वो पर्कुलेट होने ही नहीं देगा, वैसा भी नहीं है ना, मतलब नॉट एट ऑल तो एक्सट्रीम हो गया। सो यू नो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट वाला तो ये गलत हो गया। सो ये गलत है, ये गलत है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव आपको क्या सॉल्व करना चाहिए था। अब आपको पता है नीदर वन नॉट, आपने देख लिया कि एक तो उसमें से सही लग रहा था, आंसर सी। आपको ये भी नहीं जानना है कि 2 सही था या 3 सही था, हो जाता वो, ओके। सिंपल क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट है, ओके। बहुत ही सिंपल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। लेट्स डू इट वेरी क्विकली नाउ, ओके। कौन से क्वेश्चन को आपको करना है या नहीं करना है। सी, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5%। मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई इस बारे में, कोई आइडिया नहीं है मुझे, आई डोंट नो कि 5% है या नहीं है, लेट्स लीव, ओके। स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। आई डोंट नो, लेट्स होल्ड। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं होल्ड करूंगा। सिलिका बेयरिंग क्ले जनरली जो होता है वो SiO2 होता है, ठीक है, इज मिक्सड विद लाइमस्टोन दैट इज CaCO3, ठीक है, SiO2 प्लस CaCO3 while मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। आप थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट आप पढ़े होगे, PYQ भी था यूपीएससी का, तो आपको पता होगा कि हाँ इस तरीके से बनता है, ठीक है, कि लाइमस्टोन लगता है, थोड़ा सा सिलिका विलिका ऐड किया जाता है, ओके। लेट्स सी, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। यस, यही होता है। CaCO3 जब इसको हीट किया जाएगा ना तो ये बनता है CaO बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है।
ये SiO2 प्लस CaO मिलकर के CaSiO3 बन जाता है, प्लस CO2 हो जाता है, यही CO2 रिलीज भी हो जाता है। तो सीमेंट प्रोडक्शन में, इसलिए सीमेंट प्रोडक्शन इज हाईली कार्बन इंटेंसिव, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज करता है। ओके ओके, सो क्या था स्टेटमेंट? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, CO2 एमिशन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% होता होगा। अच्छी बात यह है आपको नहीं पता है कि 5% है या नहीं है, कोई बात नहीं। क्या स्टेटमेंट 1 की एक्यूरेसी को यूपीएससी कभी चेक करता है? स्टेटमेंट 1 की एक्यूरेसी का कोई टेंशन ही नहीं है, वो आपको चेक करता है वेदर बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन 1 और नॉट। बोथ आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नीदर स्टेटमेंट 2 and 3, कहीं भी इस चारों में यू डोंट नीड टू नो स्टेटमेंट 1 की एक्यूरेसी, यू डोंट नीड टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट 1। देयरफॉर ये क्वेश्चन इसलिए सिंपल हो जाता है क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है जानने की। ओके, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस बात को जानने की कि जो आपका ये है, ओके, जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो सही है या नहीं है, मुझे नहीं पता, तो आप इसको डिफॉल्ट सही ही मान रहे होगे, मुझे मतलब ही नहीं इस बात से, तो होगा 5%, ठीक है। सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, बिल्कुल अपने आप में ये इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है, आपने कहीं भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। ओके, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम, CaCO3 इज कन्वर्टेड इनटू लाइम, क्विक लाइम हम लोग CaO को कहते हैं, प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, आप देखो यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस ओनली टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग में CO2 कैसे एमिट होगा, वो CaCO3 के कन्वर्जन से होता है। ओके, जब डिसइंटीग्रेशन होगा CaCO3 का, ओके, तो इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज स्टिल आई कंसिडर कि मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है वो, बिल्कुल आइडिया नहीं, कंप्लीट फैक्चुअल है। अगर आपको पता है कि भाई COP28 इंडिया रिफ्रेनिंग फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है, किया नहीं, एंड देन साइन बिकम मैंडेटरी, छोड़ सकते हो आप इन क्वेश्चंस को, डिपेंड करता है टफ है या इजी, डिपेंड किया आपको आपने करंट अफेयर्स पढ़ के गए हो या नहीं गए उस बात पर। ओके ठीक है, टफ क्वेश्चन है, व्हाई इट इज टफ कि आप देखो, अब स्टेटमेंट 2 एक बहुत ही ये स्टेटमेंट है, उस क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट 3 अपने आप में एक स्टेटमेंट है, 1 को एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। इफ यू वांट लीव दिस क्वेश्चन, ओके, इजी मीडियम कर लो, 100+ नंबर आ जाने हैं। इजी वाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लास्ट ईयर, तो न्यूज़ पढ़ के गए हो इजी, अदरवाइज टफ, कोई बात नहीं। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, नहीं छोड़ना चाहिए था इस क्वेश्चन को, दो इट इज फैक्चुअल, इट इज टफ। आप सोचो AIIB का काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बात क्या हो रही है, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब, ठीक है, ठीक है, फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की बात की जा रही है। एक तो AIIB का जो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पे आपको डील कर रहा होता है, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से डील कर रहा होता है, कहाँ पे, एशिया में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक। पैसिफिक की भी बात हो रही है, वो एशिया में नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का बैंक, केम फ्रॉम द फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, 2015 फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन से आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन वर्ल्ड बैंक की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, किसका है, ब्रिक्स का है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रिक्स, ब्रिक्स की कंट्रीज कहाँ कहाँ की आप देखो, साउथ अफ्रीका तो अफ्रीका है, एशिया है, आपको इंडिया एशिया हो गया, रशिया यूरेशिया कह लो आप, ठीक है, ब्राज़ील आपको साउथ अमेरिका है, पैसिफिक हर जगह पे इसमें है नहीं। ओके, सो दिस इज पैन कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे बात हो रही है एशियन पैसिफिक की, कुछ तो बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये चीज़ आपको जो है इस तरीके से, बट आपको जब आपने कम क्वेश्चन कर रखे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो दिमाग लगा करके, कि पैसिफिक की भी बात की जा रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, इट डील्स विथ, ये ब्रिक्स का बैंक है, ये ब्रिक्स का बैंक है, तो एशियन पैसिफिक से बाहर भी मैंडेट है इसका, ओके। एंड आप देखो IBRD वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का चीज़ है, बट आपको पता है ADB जो है ना वो एशिया पैसिफिक में डील कर रहा होता है। इफ़ यू वांट टेक अ गेस, ठीक है, एंड सही हो सकता है ये चीज़ बिल्कुल। इफ़ यू डोंट वांट, कि अगर आपने ऑलरेडी 80-85 क्वेश्चन कर रखे हैं, प्लीज डोंट अटेम्प्ट देम, ओके। डायरेक्ट एयर कैप्चर, ओके, आप देखो आपको नहीं पता डायरेक्ट एयर कैप्चर से क्या क्या हो सकता है, आप बेसिक दिमाग लगाओगे। डायरेक्ट एयर कैप्चर, आप एयर को कैप्चर करोगे तो आपको क्या क्या कैप्चर हो जाएगा, एयर में क्या क्या है, मोस्टली कार्बन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, यही सारी चीज़ें मिल रही होती है, हाइड्रोजन मिल जाएगा, हीलियम, ये सब मिल जाएगा। इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल, अगर मैं एयर को कैप्चर कर रहा हूँ तो मैं कार्बन को कैप्चर कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है।
इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। बिल्कुल ठीक बात है। प्लास्टिक प्रोडक्शन, प्लास्टिक ऐसा आपको है क्या? ठीक है, आप जब एयर को कैप्चर कर रहे हो तो बहुत सारा इससे आपको मटेरियल मिल जाएगा। प्लास्टिक इज नथिंग बट अ पॉलीमर, चेन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आपको चेन में देखने को मिल रहा होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ का, तो वो बिल्कुल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कार्बन का ही आप पॉलीमर बना लो, ठीक है, किसी भी चीज़ का बन सकता है। एविएशन, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक। ठीक है, फ्यूल क्या होता है? कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन में आपको फ्यूल दिख रहा होता है, जैसे मीथेन CH4, आपको इथेनॉल दिख रहा है, C2H5OH CHO का कॉम्बिनेशन है। ये सारी चीज़ आपको एनवायरनमेंट में मिल रही है, तो उसका फ्यूल की तरह बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो जब भी साइंस के क्वेश्चन इस तरीके के आपको देखने को मिले, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिले, दी सॉल्यूशन इज दी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मोटिव। मोटिव ये है आपको बताने का कि आप इसमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा कि एयर जो कैप्चर किया है उससे जो है हम लोग प्लास्टिक का पॉल्यूशन ये कर लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे। कर सकते हैं, साइंस बहुत ऊपर जा रही है, खास करके साइंस के क्वेश्चन में देर इज नथिंग दैट यू कैन से कि नन ही है, कोई भी ऐसा चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑल जैसा कुछ आपको दिख जाएगा वो भी। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सट्रीम ना साइंस में आपको गलत देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि ऑल प्लांट्स कैन लाइक डू दिस, ऐसा कुछ, ऑल एनिमल्स कैन डू दिस। इतनी बड़ी दुनिया है, पता भी नहीं आधे प्लांट्स एंड आधे फाइलम के बारे में। ठीक है, वेदर इट इज अबाउट द प्लांट और द एनिमल, तो आप कैसे इतना श्योरिटी के साथ कह सकते हो? तो साइंस के क्वेश्चन में ना थोड़ा ओपन माइंडेड रहेंगे, चीज़ों को थोड़ा ओपनली डील करेंगे। कर सकते हैं, हाँ कर ही सकते होंगे, साइंस इतना एडवांसमेंट किया है, आपको पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है, थोड़ा सा ओपन माइंड की तरफ रहेंगे। ठीक है, पीकॉक टेरेंटुला क्या, किसको पता है? पता है, अदरवाइज प्लीज देखो और छोड़ दो, पढ़ने भी मत जाओ। उसमें आप ऑप्शन देखो, ऑमनिवोरस है या नहीं, क्रस्टेशियन है या नहीं है, वो कहाँ रहता। प्लीज 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 इन सब क्वेश्चंस को छोड़े, ये सब -0.66 करवा के आपको वापस दम लेंगे वो। CO2 emission in India are less than 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। मुझे कोई आइडिया नहीं है इंडिया का पर कैपिटा कितना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ CO2 emission फ्रॉम फ्यूल कंबशन, देखो CO2 एमिशन की अगर हम लोग सिंपली बात करें तो आपको पता होता है कि ओवरऑल CO2 एमिशन की बात करते हैं तो हाँ सबसे ज़्यादा US है, देन चाइना एंड देन कम्स इंडिया एंड ऑल। बट ये कह रहा है CO2 emission फ्रॉम फ्यूल, वेरी स्पेसिफिक थिंग, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक। आई डोंट नो कि CO2 emission फ्रॉम द फ्यूल कंबशन ओनली क्या इंडिया का रैंक है। ओके, थर्ड आपको पता हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 गैस। ये चीज आपको इंडिया में पता है। ठीक है, सो यू नो थर्ड इज करेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बट देन यू डोंट नो कि 0.5 है या नहीं है। आई वुड सजेस्ट छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना है। कसावा, जिंजर, ओके, मालाबार स्पिनच, ओके, स्पिनच एंड मिंट है, पपाया। आप देखो 5 तरीके के प्लांट को दे रखा है। कौन वुडी श्रब है, हर्ब है, हर्बेसियस क्लाइंबर है। हर्ब में भी आप देखो स्यूडोस्टेम है किसी के पास, कौन सा क्लाइंबर है, एनुअल श्रब है, वुडी श्रब है। प्लीज 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 छोड़ देना इन क्वेश्चंस को। ओके, इनको छोड़ देना है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इतने फैक्ट्स नहीं पता हो, बट देन स्टिल दिस क्वेश्चन इज डुएबल। जैसे वो 0.5 टन वाला आपको नहीं पता था, वो डुएबल नहीं था, बट दिस इज डुएबल। कैसे? रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय द ओशंस। आप सोचो, पूरे के पूरे वर्ल्ड में 70% ओशन है। ठीक है, बचा हुआ 30% लैंड है। इस 30% लैंड में आप सोचो, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, वो भी लैंड एरिया इसका बहुत कम है। उस साउथ अमेरिका में एक दो कंट्री है, स्पेसिफिकली ब्राजील। इस ब्राजील का एक पार्ट है जहां पे अमेजन है। ठीक है, और भी रेन फॉरेस्ट तो खैर पूरा ही आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, रेन फॉरेस्ट आपको ये 5 डिग्री टू 5 डिग्री के आसपास में बीच में देखने को मिलेगा। ये स्ट्रिप ऑफ लैंड आप सिंपली सोचो, दिस इज वेरी लेस देन दी 70% ओशन। कैसे हो सकता है कि 70% ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं देन दी रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट तो इतने कम एरिया में आ रहा था, इक्वेटोरियल एरिया के फॉरेस्ट की बस बात हो रही है। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट द इक्वेटोरियल एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द अर्थ वर्सेस द 70% ऑफ द अर्थ। अगर आप इन चीज़ों को आप बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप समझिए, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, यही चीज़ आपको समझना है। ओके,
Marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world's oxygen. I don't know, let's wait. मुझे पता है फर्स्ट गलत है. Well oxygenated surface water contains, ये पानी है, पानी का सरफेस है, यहाँ पे एक बूंद है, ठीक है, यहाँ पे आप तैर रहे हो मान लो, ठीक है. अब कह रहा है several food higher oxygen than that in the atmosphere, atmospheric air. ऐसा कैसे हो सकता है? एयर में जब 21% ऑक्सीजन है, अब आप सरफेस ऑफ द वाटर चले गए हो जहाँ पे कंप्लीट एक पार्ट ऑफ द वाटर की तरफ जो पार्ट आएगा आपका वो कंप्लीटली जो है डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है. तो एक चीज जो एयर में ऐसा मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन पानी वाले से कम कैसे हो सकता है? बहुत ही बेसिक लॉजिक है. 1 and 3 इज इनकरेक्ट. ओके, सो द मोमेंट यू न्यू कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट, अब आपको देखना है कि थर्ड भी आपको पता चला इनकरेक्ट है, ठीक है. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. नाउ ओनली इज यू आर लेफ्ट विथ या तो 2 कर देता हूँ या तो नन कर देता हूँ. 2 आप देखोगे आपको लगेगा कि वो ठीक है. दिस इज समथिंग विच इज डूएबल. आपको करना चाहिए अटेम्प्ट. हो सकता है कि आप गलत कर दो 2 and 4 वाले में, आप गलत कर दो नन वर्सेस 2 में, बट देन यू शुड अटेम्प्ट दिस 50%. इतना सिंपल. मतलब कि टाइप ऑफ व्हीकल के बारे में बात किया जा रहा है, पावर ट्रेन व्हीकल, ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स के बारे में जो बात चल रही है. फ्यूल सेल बिल्कुल उसी पे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसी पे बात हो रही है, हाइब्रिड व्हीकल्स उसी पे बात हो रही है. ये तो मतलब दिया हुआ क्वेश्चन है ना, साइंस का क्वेश्चन. सारा ऑल टाइप का भी सही नहीं होता है. ओके, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग. नो, देन फिर ये HTHL क्या है, ये जो आप न्यूज में देखते रहते हो, हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लैंडिंग यूएवीज. सो देयर आर सम काइंड ऑफ यूएवीज दैट कैन नॉट डू ये. ऑल टाइप्स कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग. नो, मतलब कुछ चीज़ों को तो रेगुलेट भी किया जाता है रिमोट के थ्रू, ये भी गलत है, ठीक है. इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. कुछ जो है वो सोलर पे भी चलते हैं, क्यों सा बैटरी पे चलेगा. कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा यूएवी न्यूक्लियर पे चल रहा है, ठीक है, छोटा सा न्यूक्लियर लगा करके. ओके, जिसके ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सेल्स के बारे में बात किया गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. बट देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप सॉल्व करते, क्योंकि देन एनोड एंड कैथोड का डिफरेंस आ जाता है. छोड़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को. प्लास्टिक कहाँ मिलेगा? हर जगह मिलता है, ठीक है. पॉलीमर है प्लास्टिक, बिल्कुल पॉलीथीन ही नहीं समझ लेना है, बिल्कुल ठीक है. प्लास्टिक देखने के साथ पॉलीथीन नहीं दिमाग में आना चाहिए कि टायर में से पॉलीथीन कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे, वो नहीं करना है. इट इज़ अ पॉलीमर. पॉलीमर कैन ऑफ वेरी डिफरेंट शेप्स, वेरी डिफरेंट साइजेस, ठीक है. तो वो है. तो जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं सुना, तो इस तरीके में तो आप ऑल ही कर दिया करो, ठीक है. जैसे पिछला वाला भी क्वेश्चन था, याद करो आप, ठीक है, कि कहाँ पे मिलेगा, वो भी सही था. ये क्वेश्चन देखो आप. ओके ओके, सी दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए. ओके, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी. क्या होता है कोल गैसिफिकेशन? जो स्टीम ये होता है अंडरग्राउंड में, कोल वोल होता है ना, जो कोल के सोर्सेज होते हैं वहाँ पे बहुत स्टीम देते हैं. स्टीम इज व्हाट? नथिंग बट वाटर, बहुत ही हाई एनर्जी वाला, ठीक है. तो वेपर जो होता है वो आप डालोगे, क्या बन करके निकलेगा इसमें से? आप सोचो, क्या आप इसे इथेनॉल बना सकते हो? यस, किसी कॉम्बिनेशन में इथेनॉल के लिए C2H5OH चाहिए होगा. C अवेलेबल है, H अवेलेबल है, O अवेलेबल है. क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल, नाइट्रोग्लिसरीन N चाहिए होगा. जब आप कोल में जाएंगे, जब कोल फील्ड में जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं वहाँ पे बस प्योर कोल बस C देखने को मिलता है. इट इज़ अ मिक्सचर. वो जो रॉक होगा वो मिक्सचर होगा, उसमें कोल भी होगा, थोड़ा नाइट्रोजन एंड ऑल होगा. क्यों? बिकॉज आपको समझना होगा कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है. कोल का फॉर्मेशन होता है प्लांट से, ठीक है. प्लांट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ फॉर मेनी ईयर्स एंड देन प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस के कारण. सोर्स क्या है? सोर्स है प्लांट. क्या प्लांट, और प्लांट कैसे ग्रो किया होगा? प्लांट अपने टाइम में नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है. प्लांट और क्या करता है? सारी की सारी मटेरियल अर्थ से ही एक्सट्रैक्ट करता है एंड देन चीज़ों को बनाता है. तो अगर सोर्स में ही कहीं ना कहीं नाइट्रोजन था, तो क्या कोई एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि नाइट्रोजन युक्त हो? नाइट्रोग्लिसरीन. इफ़ यू नो, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, कैसे बनता है. इफ़ यू हैव दैट मच लेवल ऑफ नॉलेज, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल कि आपको सोचना कैसे है. क्या आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था. मुझे पता है C2H5OH चाहिए, तो मुझे कहीं से C चाहिए, H चाहिए, O चाहिए. कोल गैसिफिकेशन इज कि कार्बन का जो रॉक है उसमें H2O डाल रहे हैं हम लोग. इस रॉक में नॉट जस्ट कार्बन और भी चीजें होती है, तो ये मिल जाएगा. नाइट्रोजन वाली चीज में मिल जाएगी, यूरिया, NH2CO NH2CO, ठीक है. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन क्या अवेलेबल है? यस, वो जो रॉक है उसमें कार्बन भी है. वो रॉक जो कार्बन का था, वो उसका पेरेंट सोर्स क्या था? प्लांट था. तो प्लांट नाइट्रोजन भी अपने टाइम में एक्सट्रैक्ट किया होगा, जिंक भी एक्सट्रैक्ट किया होगा, सब कुछ.
तो जो रॉक बनेगा फाइनली उसमें भी ये सारी चीज़ें होगी। तो यूरिया के लिए नाइट्रोजन चाहिए, क्या वो अवेलेबल है? बिल्कुल मिलेगा आपको। गलत नहीं करना है कि कार्बन है तो फिर ये कहाँ से अवेलेबल होगा। टफ है भाई, आता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। नॉट एट ऑल एन इशू, नॉट एट ऑल एन इशू। ओके चलिए ठीक है। सो लेट्स जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ओके सिंपल है ये चीज़। ओके कंसिडर द फॉलोइंग मैन मेड प्रोटीन स्टिमुलेटिव, न्यूज़ में था ये वाला, बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था, तो वो है। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। भाई इतने सारे वायरस हैं, किसी को पता भी नहीं है, तो कोई तो ऐसा वायरस होगा जो ओशन वाटर में सर्वाइव कर रहा होगा, कर ही सकता है। तो नो गलत है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो फिर बैक्टीरियोफेज क्या है? यूपीएससी का पीवाईक्यू है, देखो पीवाईक्यू से कितने सारे सॉल्व होते हैं। आराघट्टा सॉल्व हुआ है, बैक्टीरियोफेज सॉल्व हुआ है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला वो बॉडी है पीएनजीआरबी, वो भी सॉल्व होगा। ओके तो पीवाईक्यू तो इंपॉर्टेंट है। ओके तो नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, आपको नहीं भी पता था बैक्टीरियोफेज के बारे में, तो कोई तो ऐसा वायरस होगा जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर जाता हो। तो ये गलत, ये गलत। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल कर सकता है। फिर रेट्रो वायरस क्या होता है? कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना रेट्रो वायरस का, तो फिर रेट्रो वायरस क्या है? वही चीज। ओके सो नन। ओके दिस इज द मेजर लर्निंग। सी स्टेटमेंट 1 फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2 एंड 3। इस वाले में मैंने बोला कि स्टेटमेंट 1 की एक्यूरेसी को तो चेक किया भी नहीं जा रहा है। स्टेटमेंट 1 एज असर्शन दिया जा रहा है, सही स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आपको चेक करना होता है स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअल सही है, स्टेटमेंट 3 इंडिविजुअली सही है, क्या स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहा है, क्या स्टेटमेंट 3 इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर स्टेटमेंट 2 एंड 3 दोनों मिल के स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। यूपीएससी इस बात पर क्लियर नहीं है, बिकॉज ये जो मॉडल है ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत ही रीसेंट है, यूपीएससी को भी नहीं पता है, उन्होंने इस क्वेश्चन में कर दिया है गलती। ठीक है, एंड गलती आप नहीं भी बोलो, आप समझो कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअली दोनों एक्सप्लेन करें। आई एम टेलिंग यू हाउ। क्वेश्चन इज एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल। गुड टूल मतलब क्या? कोई भी चीज जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी होगी, इफेक्टिव होगा। गुड के लिए और भी क्या बोलेगा? इफेक्टिव है। जिस चीज के लिए खरीदा गया, यूज किया गया, वो उस चीज को कर पा रहा है। ठीक है, इट इज अ गुड टूल एंड एन अट्रैक्टिव टूल। व्हेन समथिंग बिकम्स अट्रैक्टिव, व्हेन इट इज लो कॉस्ट हाई आउटपुट, तभी कोई चीज अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, जनरली की लो कॉस्ट है एंड हाई आउटपुट है, इस तरीके की चीजें। टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एफ्लुएंट स्ट्रीम्स, कंटेमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट 2 पढ़िए। Activated carbon exhibits a large surface area and strong potential for absorbing heavy metal। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली सही है। क्या ये एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को? यहां पे और नहीं था, एंड था। यस, इट एग्जिबिट्स हाई सरफेस एरिया, देयरफॉर हाई पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट 1 का गुड वाला पार्ट इट एक्सप्लेन्स, दैट इज इफेक्टिवनेस वाला पार्ट जो कि गुड से रिप्रेजेंटेड है, उसको ये एक्सप्लेन करता है। स्टेटमेंट 3 देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज, दैट मीन चीपली सिंथेसाइज्ड, चीपली एंड क्विकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये ना सेकंड अट्रैक्टिव टूल को एक्सप्लेन करता है। तो स्टेटमेंट 2 क्या अकेले पूरा का पूरा गुड एंड अट्रैक्टिव दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। स्टेटमेंट 3 अकेले गुड एंड अट्रैक्टिव दोनों को कर रहा है? नहीं। स्टेटमेंट 2 एक पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज गुड। स्टेटमेंट 3 एक पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज अट्रैक्टिव टूल। ठीक है, बट आंसर क्या है यूपीएससी का? आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। यस, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अगर यहां पे यूपीएससी लिखती बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, देन ये ज्यादा सही ऑप्शन होता। बट देन अब आपको आगे के लिए 2026 के प्रीलिम्स के लिए ये चीज याद रखना है कि अगर कलेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं भी करता है तो भी आप मानोगे कि वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक एक पार्ट करके भी एक्सप्लेन करेगा तो आप मानोगे कि वो एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, मेजर लर्निंग। ठीक है, फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। ओके सो यस, ओके चलिए, ओके चलिए, बात बाकी सिंपल ये क्वेश्चन है। अब फिर से वही बात जिसको हम लोग डीटीसी बुला रहे थे, डबल टफ। क्यों? बिकॉज दी ऑप्शन का स्टेटमेंट आर टफ एंड देन ऑप्शन इटसेल्फ इज टफ। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये सब गलत हुआ तो फिर थोड़ा थोड़ा सोचना है, कोई बात नहीं।
ओके, लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली बहुत ही सिंपल है, प्लीज़ इन सबको गलत नहीं करके आएंगे। ये एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट उठा के डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा है, गलत नहीं करेंगे। ओके ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये सब। ओके, ये वाला क्वेश्चन, चलिए हम लोग बस उसको बात कर रहे हैं जो कि आपको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। यू डोंट नो वेदर इट वेयर इट फॉल्स, बट आप इसको सोच सकते थे, यू कैन थिंक ऑन दिस क्वेश्चन एंड सही भी कर सकते हैं। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड कार वार जो बना रही होगी, सिंपल बात, उसी से डील कर रहा होगा, कार ऑटो जो बना रहा है, ठीक है, ऑटोमोटिव उसी को कहते हैं। वो आप जनरली जानते हो कहाँ फॉल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में फॉल करता है। और ये मैं कहाँ से दिमाग लगाऊंगा, मुझे पता है, फेम स्कीम में ना हम लोग चाह रहे हैं ऑटोमोटिव को प्रमोट करना, खास करके जो ग्रीन ऑटोमोटिव है उसको प्रमोट करना है। बट उसको हम लोग कहाँ रखे, इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में रखे। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिन्यूएबल ओनली, तब तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में डाल रहे होते। बट दी मेजर पार्ट वॉज कि हम लोग इसमें गाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं, कार्स को प्रमोट कर रहे थे जो कि ग्रीन है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार, तो उसको हम लोग फेम स्कीम को कहाँ डाले थे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में। यहां से आप डिराइव कर सकते थे ऑटोमोटिव बोर्ड ना हैवी इंडस्ट्रीज में होगा। चलिए, क्वायर बोर्ड, क्वायर क्या होता है पता है, वो जो नारियल का जो छिलका निकल करके आता है एंड देन उससे रस्सियां बनती है, वो कैसा काम है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला काम है। तो यहाँ होना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन। ट्रेड किसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज कॉमर्स, इट इज ट्रेड। उसका इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, इसके पास होगा, नन। प्लीज डोंट लीव ऑल दिस क्वेश्चन, डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है इस तरीके का क्वेश्चन। जो सिंपल इजी लिख रखा है मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इजी पीएनजीआरबी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का पीवाईक्यू था, बट यूपीएससी इसमें आगे जाकर के एक स्टेप आगे जाकर के पूछती है, टफ है, फैक्चुअल है, मान के चलिए। ओके चलिए, वेरी सिंपल, बहुत बेसिक, आपको इकोनॉमी का पता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो आप सॉल्व कर लोगे। आपको पता है फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप सॉल्व कर लोगे। आपको पता है प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इतना बेसिक चीजों पे यूपीएससी न्यूमेरिकल पूछती, बहुत सही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। मतलब आईएनएसटीसी कहाँ से पास करेंगे भाई, आईएनएसटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर आपको इतना भी पता था कि हम लोग जो है बिल्कुल इंडिया से जो है बिल्कुल मिडिल ईस्ट की तरफ कहीं तो जाने की कोशिश कर रहे थे, चाइना क्यों जाए वाया होते हुए सेंट्रल एशिया क्यों जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग उस तरफ जा रहे थे, वेस्ट एशिया की तरफ, यूरोप की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं। दैट तो आप सोचो, ये इंडिया है, अब यहाँ से चाइना जाओगे एंड चाइना से यहाँ जाओगे, ऐसे ही इंडिया चाइना को बाइकआउट करने की कोशिश कर रहा है, क्यों, वो चाइना होते हुए कोई रूट लेके जाएगा। अब आप सोचो इंडिया से पहले हम लोग साउथ ईस्ट एशिया जाएं एंड देन बांग्लादेश एंड म्यांमार, नहीं भाई, इसके लिए अलग है, ठीक है, काला धन वाला धन अलग चीज़ है। इंडिया टू यूरोप, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप आईएनएसटीसी जानते हो तो। चलिए, किसी के लिए सिंपल हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, डिपेंड्स, आपको वो करना है। वेट बल्ब आपको पता है तो ठीक, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। सिंपल बात, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट प्राइमरी डेफिसिट इज, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। अब देखो इसमें ना यूपीएससी ना एक डेटा ना बेकार का दे रखी है, 10,000 वाला डेटा, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपको सिंपली पता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट लाइबिलिटी को माइनस कर देना है, इसके लिए आपको इट इज रिसीविंग 10,000 का नॉन डेट, बिल्कुल नहीं, फंसा रहा है वो आपको, ठीक। ओके, क्या आपको पता था 15th फाइनेंस कमीशन में 4800 करोड़ जो है ग्रांट दिया गया, किसको इतना डेटा याद है? 45,000 करोड़ आर केप्ट एज परफॉर्मेंस, मुझे नहीं पता भाई, इतना इतना डेटा किसको पता होता, नहीं पता होता। यूपीएससी चाहते भी नहीं थी आपको पता हो, यूपीएससी ऑल इट वांटेड टू नो कि क्या 45% नहीं, ये 41% है। डू यू नो एटलीस्ट दिस फैक्ट? द मोमेंट यू नो कि ये है, इजी एलिमिनेशन, सेकंड को गलत करो, आंसर आपके पास है। आईबीआरडी, वन ऑफ द बॉडी which forms along with International Development Institution Association and IDA के साथ फॉर्म हुआ था, ठीक है, आईडी एंड आईबीआरडी साथ में फॉर्म किए गए थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ताकि वॉर रेवेस्ड यूरोप को एंड वर्ल्ड को वापस से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, डेवलपमेंट किया जा सके, एंड साथ में एक और बॉडी बनाई गई थी, दैट वाज आईएमएफ। आपको इतना बेसिक पता होगा। आईबीआरडी एंड ऑल, काम क्या था आईबीआरडी का? आईबीआरडी का काम था रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ विच कंट्री, मिडिल ईस्ट, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, यूरोप है, उनके लिए। आईडीए किनको डेवलप करने के लिए था? ये था लीस्ट इनकम कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, और आईबीआरडी ना मिडिल इनकम कंट्री एंड सम लीस्ट इनकम लेस इनकम कंट्री, दोनों को डेवलप करने की कोशिश करता है। आपको इतना पता है, इसके अलावा भी बहुत सारी बॉडीज हैं।
IBRD प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, यस। चलिए, मेरे को नहीं पता कि वन सही है या गलत है, ठीक है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। भाई AIIB क्या कर रहा है फिर? ये भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कर रहा है? ऐसे हजारों बैंक है। सिंगल हैंडेडली कौन अकेला बीरा उठा रखा है? सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। आरटीजीएस नेफ्ट, सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है यूपीआई किस किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, बहुत ही फैक्चुअल है। प्लस आप एक तो ऑप्शन फैक्चुअल है, प्लस ऑप्शन की टफनेस देखो, ओनली वाला ऑप्शन दे दिया गया, वेरी टफ। एक एक डेटा जो पूछा गया, मोर देन 3 लाख स्किल मैन पावर एंड ऑल, छोड़ सकते हो इन क्वेश्चन को। बहुत फैक्चुअल चीजें देखो, आप छोड़ दो गलत करने की पॉसिबिलिटी, अनलेस आपके पास एलिमिनेशन का ऑप्शन है तो। थिंक, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो कि आप सही या गलत कर सकते थे, बट आप इस पर सोच सकते थे। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन इज अबाउट व्हेन अ पर्सन इज वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड को कोई वायलेट कर रहा है। व्हेन यू वायलेट अ लॉ, दिस इज नॉट नॉन कोऑपरेशन, दिस इज सिविल डिसोबीडियंस। अब आपको पता है ये सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही होगी उसके कॉन्टेक्स्ट में। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, कौन बोला होगा मुझे नहीं पता, गांधी जी ने बोला है, कब बोला मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है ये एक सिविल डिसोबीडियंस का ही स्टेटमेंट होगा। चंपारण वॉज अ सिविल डिसोबीडियंस थिंग, बिल्कुल ठीक बात है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930s। 1930 में जो स्टार्ट किया गया था, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, ये सबसे ज्यादा था। तो आप अगर कंफ्यूज भी होंगे तो इस दोनों में होंगे आपकी नॉलेज के बेसिस पे, बट देन यू अंडरस्टैंड कि सीडीएम ज्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि चंपारण 1917 में हुआ था। गांधी जी वॉज नॉट दैट वोकल अबाउट दैट टाइम अबाउट वायलेटिंग लॉ, उतने वो वोकल भी नहीं थे इस चीज को लेकर के कि वो बोले कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। सच अ स्टेटमेंट ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम सच ए स्टॉलवर्ड, और कोई कर भी नहीं सकता ये चीज़, गांधी जी के ही बस का था कि वो ये चीज़ें कर पाए। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। एनसीईआरटी फैक्चुअल टफ छोड़ दें भाई कि आफ्टर मैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट में कौन लीगल डिफेंस बना, इफ़ यू नो इट्स गुड, छोड़ दें। इजी स्पेक्ट्रम, इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल छोड़ दें। कौन पोर्चुगीज लेकर के आए थे पता है तो ठीक, अदरवाइज मेरी माने छोड़ दें। ये देख लो आप, ये इतना फैक्चुअल, उसमें फिर से ऑप्शन डीटीसी का ऑप्शन है, ये डीटीसी है, डबल टफनेस, डबल टफ कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है वो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ था, अगर आपको पता होता। इसने बोला कि एंडायर इन साइबेरिया कोई जगह है, नोम अलास्का में, आपको पता अलास्का यूएसए के पास है, साइबेरिया ही रशिया के पास है, दोनों फ्यू किलोमीटर से अपार्ट है, बट जो है डे चेंज हो जाता है। ये कहता है व्हेन इट इज मंडे इन एंडेयर इज इन साइबेरिया, दैट इज इन रशिया, ठीक है। इट इज ट्यूसडे इन नोम। आपको पता, आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे जब आप खड़े होते हो, दिस इज द अर्थ, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, जस्ट अपोजिट ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट वाले पे खड़े होते हो। आपको पता है जब आप ईस्ट की तरफ वहां से मूव कर जाओगे, यूएस की तरफ मूव करते हो ना, तो यूएस में +1 डे होता है। आप एक डे गेन करोगे, तो अगर मंडे हो रहा है रशिया में, तो यहाँ पे आपको संडे ही देखने को मिलेगा। आपने एक एक्स्ट्रा दिन और कमा लिया यूएस जाकर के, वहां पे एक पिछला दिन चल रहा होता है, देयरफॉर यू हैव गेन्ड 1 डे, +1 डे, यू हैव गेन्ड 1 डे, तो जस्ट अपोजिट है। अगर आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ रखा है ज्योग्राफी का, इजीली मतलब इससे सिंपल तो क्या ही पूछेंगे वो। ओके, ठीक है, चलिए, मीडियम टू टफ कैटेगरी का है वो छोड़ दें, नाम भी नहीं सुना हुआ है लोगों का, प्लस डीटीसी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, यही जो मैं समझा रहा था। ओके, चलिए, ओके। सम रेयर अर्थ एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग प्लेटिनम, कुछ तो कर ही रहे होंगे। सम रेयर अर्थ हैव बीन फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, यस, लाइट इल्यूमिनेटिंग प्रॉपर्टीज होगा किसी का, एंड किसी का लाइट इल्यूमिनेटिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो उसको स्क्रीन में यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, आपको पता है नहीं पता है, डजेंट मैटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इतना सा पता होगा कि कवच इंडिजिनस है, ठीक है, RFID यूज होता है, ठीक है, आपको ये चीज पता होगा। नॉट करेक्ट पूछ रखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यू नो 2 इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट, बिकॉज जर्मनी के साथ नहीं, ये इंडिया का इंडिजिनस है, सो 2 तो आना चाहिए, ओके। सो आई गेस दिस इज मार्क्ड इनकरेक्ट, ओके, ये इनकरेक्टली मार्क्ड है, ओके। सो द आंसर शुड बी 2 and 3. No, 3 is correct, okay. So 1 and 2, 1 and 2, okay, sorry, my bad. It is 1 and it is nothing but 1 and 2, ठीक है।
चलिए, एक ये क्वेश्चन देखो, बहुत मन था ये बताने का आपको। क्या क्या इसमें माइक्रोग्रेविटी को सपोर्ट करेगा? एक्सियम क्या है? मून पे जाने की कोशिश करे। स्पेडेक्स क्या था? स्पेस में डॉकिंग कर रहे थे, दो चीजों को जोड़ना है स्पेस में, ठीक है, दो पार्ट्स को लेट्स सपोज डॉक करने का। स्पेडेक्स काफी न्यूज में था। गगनयान सेम मून वाली चीज, हर चीज तो माइक्रोग्रेविटी ही है। स्पेस में जाकर के माइक्रोग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट आप कुछ भी कर लो, हो जाएगा। तो क्यों किसी चीज को छोड़ना है? इररिस्पेक्टिव आपको पता है नहीं पता है, अब आप इसको छोड़ दो, आपको नहीं पता है, प्लस ऑप्शन देखो डीटीसी है ये, ठीक है। मतलब दुनिया की किसी भी चीज को आप पढ़ोगे ना तो सबसे पहले रेन पढ़वाने में आप, रेनफॉल में आप यही पढ़ते हो, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आप देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। पार्डनिंग पावर वेरी सिंपल। स्टेटमेंट थर्ड देखो, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको नहीं लग रहा है वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 74 है? दैट प्रेसिडेंट कैन डू नथिंग, प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्कशन है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन खास करके, wherein it can act on its own. No, there is no such discussion, कभी नहीं कर सकता है। Therefore, it will be a violation of Article 74 of the Constitution that the President is acting without the advice of the Council of Ministers. That is not the case. गलत था वो, बहुत सिंपल, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ओके ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट देखो, बिल्कुल गलत ही है। प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं, स्पीकर, आपको पता था। एंटी डिफेक्शन में इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा। देर इज, ठीक है, सेकंड में आप फंस सकते हो। देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बट देन इट इज मेंशनड इन द 10th शेड्यूल, ठीक है, तो देयरफॉर डी इज द आंसर। एनीवे, है पावर टू मेक रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एंड इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिल्स अंडर द रेलेवेंट लॉ, ठीक है, ये चीज। ओके, सो टू करेक्ट आपको पता होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो करती है, ठीक है, आपको ये आपने पढ़ रखा होगा। आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत ये। लेट्स वाइंड अप जल्दी से। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन एनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ? पता है तो ठीक, नहीं पता है तो न्यूज़ में था, यूरोपियन यूनियन के, तो ठीक है, फैक्चुअल था। इफ़ यू नो यू नो, बहुत सिंपल इजी। लक्ष्मीकांत ने डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लोग, बिम्स्टेक न्यूज़ में था, कुछ चीज़ें फैक्चुअल है, किया जा सकता है। गांधी पीस प्राइज प्लीज़ छोड़ दें, नहीं पता है तो, ठीक है। गगनयान जीपीएस एडेड, जियो ऑगमेंटेड है, समथिंग यू आर ऑगमेंटिंग, यू आर गेटिंग समथिंग, गेटिंग इम्प्रूव्ड, मेकिंग समथिंग इम्प्रूव्ड, तो एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी आएगा। गगन अगेन पीवाईक्यू, अभी तक 5-6 पीवाईक्यू मिल चुके हैं। एआई एक्शन सबमिट टफ फैक्चुअल डेटा, इसके हिसाब से कौन जान रहा है उसके पिछला वाला सबमिट कहाँ पे हुआ, उसमें क्या था एंड ऑल। वेरी फैक्चुअल, स्टेट सर्विसेज का क्वेश्चन देने लग गए हैं। दैट डज नॉट मीन कि आप स्टेट सर्विसेज टाइप पढ़ने लग जाओ, ठीक है। इजी बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, the theme of the 16th didn't expect you to know this. Why didn't expect you to know this? Okay, so 16th BRICS summit was held under the, ये तो सबको पता होता है कि इस बार कहाँ हुआ, इंडोनेशिया has become, ये पता था। थीम समिट was strengthening multiculturalism for just global development and security। मुझे नहीं पता है थर्ड में थीम क्या है, नहीं है। आपको पता है 1 और 2 तो सही है, इतना आपको पता होता है किसी भी साल जब आप, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लीज अगर आपने नहीं कर रखा है, अगर आपने नहीं कर रखा है, लास्ट का 4 दिन है, आप IR ऑफ दी पॉलिटी करके जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस अनअकैडमी की पड़ी हुई है। ओके, इस साल के इंपॉर्टेंट सारी बॉडीज को, इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कवर करके जाएंगे। ओके, सो आपको ये पता होता है, ये पता होता है। थीम आपको नहीं भी पता था, यूपीएससी डिडंट वांट यू टू नो कि आपको थीम पता हो। देखो 1 और 2 द मोमेंट आपको पता है, 1, 2 और 3 का ऑप्शन भी नहीं डाला गया, चाहती नहीं थी यूपीएससी आप जानो। लोकपाल आपने पढ़ रखा, आप कर लोगे उस चीज़ को। ओके, खो खो छोड़ देना उसको, ठीक है, इतने आप अगर एंथुजियास्ट हो खो खो के, आपको पता है तो ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी ऑप्शंस ये 54, 36, 78, 40 कौन जान रहा है इतना। चेस, ठीक है, ये चीज़ पता भी हो, देन चेस प्लेयर होल द रिकॉर्ड, आई डोंट नो, ठीक है, मैं इतना चेस एंथुजियास्ट हूँ नहीं, तो पता नहीं है। आप जब सॉल्व करोगे ना टोटल इजी मीडियम करके, तो आप बात मानो, आप इस, मैंने वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो में मैं कह रहा हूँ 100 स्कोर कर दोगे, वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो में। दिस वॉज इट, लेट्स वाइंड अप द क्लास। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट लास्ट वन मैसेज, प्लीज़ हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। आपने बहुत पढ़ रखा, आपने जितना पढ़ रखा है उससे सॉल्व हो जाएगा, पक्का आप क्लियर कर लोगे। 90 नंबर लाना इज नॉट सच अ बिग डील, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से एलिमिनेशन करके क्वेश्चन को करना, यू विल गेट थ्रू इट। ओके, विल मीट जब हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।